हेलो बच्चों, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। सभी पीडब्ल्यू लवर्स को मेरा सलाम। मैं सुनील कुमार यादव, आपका स्काई सर, एक बार दोबारा से हाजिर हूं आपके सामने इस माइंड मैप सीरीज में लेकर एक कंप्लीट चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। बेटा, यहां पे अपन बात करने वाले हैं कि हेल्थ क्या होता है, एक अच्छी हेल्थ को अपन कैसे मेंटेन रख सकते हैं। फिर हम बात करने वाले हैं डिजीज क्या होता है, इन डिजीज के कोजिंग फैक्टर्स कौन से हैं एंड कैसे हम इन डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। हमारा मेन मोटिव यही रहेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के सामने, वो बात करते हैं हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में। बेटा, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी हमारे सामने आई जिसका नाम था गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को देने वाले थे, वो देने वाला था हिप्पोक्रेट्स एंड दूसरा था इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम। हिप्पोक्रेट्स एंड इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम के हिसाब से हेल्थ क्या थी, ये बोला हेल्थ बॉडी एंड माइंड की वो स्टेट है जिसमें बॉडी के कुछ ह्यूमर्स, बॉडी के कुछ फ्लूइड बैलेंस होते हैं। उस स्टेट को ही क्या बोलते हैं, हेल्थ। तो एनसीईआरटी माता क्या लिखती है, स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हेल्थ। बोलो हाँ कि ना। ये क्या बोले, ये बोला कि एक पर्सन है, ये एक पर्सन है जिसकी बॉडी में ब्लैक बाइल है, मतलब पर्सन विद ब्लैक बाइल है। बोला अगर ऐसा पर्सन जिसमें ब्लैक बाइल है, आप देखोगे कि उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से क्या होता है, ज्यादा होता है। बोला कि जब पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होगा तो मतलब उस पर्सन के क्या होगा, फीवर। और ऐसे पर्सन जो थे हम बोलते हैं कि ये बिलोंग करते हैं हॉट पर्सनैलिटी से, मतलब हॉट पर्सनैलिटी वाले पर्सन हैं। तो थ्योरी क्या बोली कि पर्सन विद ब्लैक बाइल जो होगा उनकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा होगा, वो फीवर से सफर करेंगे। एंड ऐसे पर्सन बिलोंग करते हैं, वो हॉट पर्सनैलिटी से बिलोंग करते हैं। ऐसा कहा किसने, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ने। लेकिन बेटा, ये कहानी इनकी बहुत दिन तक मानी नहीं गई। अपने पास एक बड़े ही फेमस साइंटिस्ट जिनका नाम था विलियम हार्वे, ये वही विलियम हार्वे है जिसको अपन बोलते हैं फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये विलियम हार्वे आए और इन्होंने इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस की धज्जियां उड़ा के रख दी। विलियम हार्वे साहब क्या बोले कि तुम कह रहे हो पर्सन विद ब्लैक बाइल होगा, उसकी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा, उसे फीवर होगा। अपन एक काम करते हैं, अपन इसकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करके देख लेते हैं। तो यही काम विलियम हार्वे साहब ने किया। विलियम हार्वे साहब ने थर्मोमीटर लिया, थर्मोमीटर से इस पर्सन की बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया, और जब मेजर किया तो देखा कि इसकी बॉडी का टेम्परेचर भी नॉर्मल था। अरे जब बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल मिला तो मतलब इस पर्सन के कोई भी फीवर नहीं था। तो ये जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस था, ये क्या हो गया, गलत। तो बड़ा फेमस सवाल पूछा जाता है कि बताओ किस साइंटिस्ट ने गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव किया। तो नाम था उनका विलियम हार्वे। अब सवाल था सर, अपन यहां बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं हेल्थ के बारे में। तो अगर हेल्थ की डेफिनेशन जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस ने दी थी वो गलत हो गई, तो फिर हेल्थ को अपन कैसे डिफाइन करेंगे। बेटा, हेल्थ को डिफाइन करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज डब्ल्यूएचओ ने एक डेफिनेशन दी। डब्ल्यूएचओ क्या बोला कि हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन में डिजीज नहीं है तो वो हेल्दी है, मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज को अपन हेल्थ नहीं बोल सकते। या मैं कहूं कि कोई पर्सन फिजिकली फिट है तो इसका मतलब ये नहीं है वो हेल्दी है। तो हमने कहा कि फिर हेल्थ को कैसे डिफाइन करेंगे। बोला हेल्थ को डिफाइन करने के लिए हम 3 पैरामीटर को स्टडी करेंगे। पहला पैरामीटर कि एक पर्सन फिजिकली फिट होना चाहिए, दूसरा मेंटली फिट होना चाहिए, एंड तीसरा सोशली भी वेल होना चाहिए। तो जब भी बात करके चले हेल्थ को डिफाइन करने के लिए, तो डब्ल्यूएचओ ने हेल्थ को डिफाइन किया कि एक हेल्थ ऐसी स्टेज थी जिसमें पर्सन जो था वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशली क्या था, वेल। इस कंडीशन को बोलते अपन हेल्थ। चले भैया अपन आगे। अब सवाल ये था कि सर आप ये बताइए कि हेल्थ जो थी वो कौन कौन सी चीज से अफेक्ट होती है। बेटा, हेल्थ को अफेक्ट करने वाले कई सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक डिसऑर्डर हुआ, किसी पैथोजन का इंफेक्शन हुआ, एंड हमारा लाइफ स्टाइल हुआ, डेली रूटीन हुआ। वो रूटीन जो था, लाइफ स्टाइल जो था, वो भी हेल्थ को क्या करता है, अफेक्ट करता है। अरे हाँ कि ना, मतलब टाइम से नहीं सोना, टाइम से ब्रेकफास्ट नहीं करना, लंच नहीं करना, जंक फूड ज्यादा खाना, ये सारे के सारे किस में आते हैं, लाइफ स्टाइल में आते हैं। ये भी हमारी हेल्थ पे एडवर्स इफेक्ट डालते हैं। अब सवाल था सर, तो आप ये बताइए कि हेल्थ को ये सारी चीजें अफेक्ट करती है, अगर मान लीजिए हमें अच्छी हेल्थ रखनी है, तो गुड हेल्थ रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बेटा, गुड हेल्थ रखने के लिए हमें रेगुलर बेसिस पे योगा, एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए,
उसके अलावा पर्सनल हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, पब्लिक हाइजीन को मेंटेन रखना चाहिए, डिजीज के बारे में अवेयर रहना चाहिए, वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। तो ये सारी की सारी चीजें थी जो एक अच्छी हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए जरूरी थी। सवाल था सर मान लीजिए हमने ये सारी चीजें करके अच्छी हेल्थ मेंटेन कर ली, तो अच्छी हेल्थ मेंटेन कर ली तो उससे हमें क्या फायदा? अरे यार, अगर हम हेल्दी रहेंगे तो अच्छी हेल्थ की वजह से हमारी वर्किंग इफिशियंसी बढ़ेगी, वर्किंग इफिशियंसी बढ़ेगी तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी बढ़ेगी, और हेल्थी रहेंगे तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेंगे, मतलब लॉन्गेविटी भी तो होगी। अरे हाँ कि ना, एज भी तो बढ़ेगी। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अगली बात थी सर आपने यहां पे कहानी बताई, वो बताई हेल्थ के बारे में। अब बताइए डिजीज के बारे में। बेटा डिजीज के बारे में बात करके चले तो नाम ही को तोड़ लो, डिजीज को। डिस एंड इज मतलब इजी, ऐसे कंडीशन जिसमें हम डिस इजी फील करते हैं, दैट इज अनकंफर्टेबल फील करते हैं, उसको अपन बोलते हैं डिजीज। सवाल था कि सर डिजीज को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करें? बेटे डिजीज अपने पास वो कंडीशन थी जिसमें बॉडी के वन एंड मोर ऑर्गन्स के फंक्शन अफेक्टेड होते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? डिजीज। एंड इस डिजीज में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं। अब ये जो डिजीज थी इनको ब्रॉडली हमने दो टाइप में क्लासिफाइड कर लिया। पहला अपने पास है कॉन्जेनाइटल डिजीज, जिसमें अपने पास आ गया जेनेटिक डिसऑर्डर। ये जेनेटिक डिसऑर्डर जो होते हैं, ये कॉन्जेनाइटल डिजीज है, ये प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ, प्रेजेंट होती है फ्रॉम बर्थ। एंड दूसरी डिजीज वो है जिसको हमने बोला एक्वायर्ड डिजीज। एक्वायर्ड डिजीज वो थी जो हमें जन्म से प्रेजेंट नहीं होती, ये एग्जैक्टली में हमारी बॉडी में होती है, वो होती है आफ्टर द बर्थ, और मैं कहूं ड्यूरिंग आवर लाइफ स्पैन, ये डिजीज हमारी बॉडी में डेवलप होती है। अब हमें जो मेन बात करनी है वो किसके बारे में बात करनी है? यहां पे एक्वायर्ड डिजीज के बारे में। इस एक्वायर्ड डिजीज को भी हमने दो टाइप में क्लासिफाइड किया। पहला कम्युनिकेबल डिजीज या मैं कहूं इन्फेक्टियस डिजीज, दूसरी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज और मैं कहूं नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। पहला बात करते हैं अपन सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज। बेटा कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज वो डिजीज होती है जो किसी पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से होती है। कोई पैथोजन आएगा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन करेगा, तब अगर कोई डिजीज प्रोड्यूस होती है तो उसे अपन बोलते हैं इन्फेक्टियस डिजीज और कम्युनिकेबल डिजीज। सवाल था सर इन्फेक्टियस तो इसलिए बोला क्योंकि पैथोजन के इन्फेक्शन की वजह से हुई, कम्युनिकेबल क्यों बोला? कम्युनिकेबल इसलिए बोला कि अगर इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो ये डिजीज जो थी ये इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है। तो मैं ये कह दूं कि ये डिजीज ऐसी डिजीज थी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो सकती है, इसलिए इनको बोला कम्युनिकेबल डिजीज। दूसरी डिजीज थी नॉन इन्फेक्टियस, मतलब इसमें किसी भी पैथोजन का इंफेक्शन नहीं होता, एंड इसीलिए हमने इसको बोल दिया नॉन इन्फेक्टियस डिजीज। इनका दूसरा नाम है नॉन कम्युनिकेबल, मतलब ये हुआ कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। मतलब अगर ऐसा पर्सन जिसके कोई नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है उसके कॉन्टेक्ट में कोई हेल्दी पर्सन आएगा तो ये डिजीज कभी भी हेल्दी पर्सन को नहीं होगी। अरे हाँ कि ना, मतलब जिस पर्सन में है केवल उसी तक ही बनी रहेगी। सवाल था सर क्या आप हमें नॉन इन्फेक्टियस डिजीज जो थे उसके कोई एग्जांपल बता सकते हैं? यस, लाइक कैंसर हुआ, एलर्जी हुआ, डिफिशियंसी डिजीज हुआ, विटामिन ए की डिफिशियंसी से होगा, विटामिन बी की डिफिशियंसी से होगा, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होगा, डिफिशियंसी डिजीज हुआ, डिजेनरेटिव डिजीज हुआ, किसी की किडनी फेल हो गई, किसी का लीवर काम नहीं कर रहा, वो डिजेनरेटिव डिजीज होगी। ये सारी सारी वो डिजीज थी जो बिना किसी पैथोजन के इंफेक्शन के हुई एंड कभी भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड नहीं होती। बोलो हाँ कि ना। लेकिन बेटा ये जो नॉन इन्फेक्टियस डिजीज है इनमें हमने क्या देखा कि सबसे ज्यादा डेथ की वजह जो है वो है कैंसर। इसलिए एनसीईआरटी माता ने लिखा है कि मोस्टली डेथ किसकी वजह से होती है? मोस्टली डेथ होती है किसकी वजह से बच्चे? कैंसर की वजह से। चलो मैं आगे, अब हम बात करते हैं, वो बात करते हैं किसके बारे में? कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में और इन्फेक्टियस डिजीज के बारे में। बेटा इन्फेक्टियस डिजीज जो थी ये कई सारे पैथोजन से हो सकती है, लाइक बैक्टीरिया से हो सकती है, वायरस से हो सकती है, प्रोटोजोन से हो सकती है, हेलमिंथ से हो सकती है, फंजाई से हो सकती है। तो यहां पे हमने लिस्ट दी है। लाइक बैक्टीरियल डिजीज में बात करके चलें, अपने पास टाइफाइड, निमोनिया, डाइसेंट्री, प्लेग, डिफ्थीरिया। इसी तरह वायरल डिजीज में बात करके चले कॉमन कोल्ड, एड्स। इसी तरह प्रोटोजोन डिजीज में बात करके चले अमीबियासिस, मलेरिया। इसी तरह हेलमिंथ डिजीज में बात करके चले एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस। इसी तरह फंगल डिजीज में बात करके चले रिंगवॉर्म।
अरे हाँ कि ना। अब आपको बता दूं कि ये अपने पास कौन सी डिजीज है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, और इन कम्युनिकेबल डिजीज और इन्फेक्टियस डिजीज में सबसे ज्यादा खतरनाक, सबसे ज्यादा घातक कौन सी है? एचआईवी एड्स। सबसे ज्यादा घातक कौन सी है? एचआईवी एड्स। अब हम वन बाय वन करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज के बारे में, फिर वायरल के बारे में, फिर प्रोटोजोन के बारे में, फिर हेलमिंथ के बारे में, एंड फिर फंगल डिजीज के बारे में। आपको बता दूं कि मैंने बैक्टीरियल डिजीज में ये जो एग्जांपल्स लिखे हैं, ये वो एग्जांपल्स हैं जिनके बारे में एनसीईआरटी माता ने कहीं ना कहीं लिखा है। लेकिन एनसीईआरटी माता ने इन पांचों में से केवल दो ही डिजीज थी जिनके बारे में डिटेल में बात करी है। वो पहली तो अपने पास है टाइफाइड, एंड दूसरी अपने पास है निमोनिया। केवल इन दो के बारे में डिटेल में बात करी है, बाकी तीनों के तो केवल नाम ही लिख कर दिए हैं। तो हम भी डिटेल में बात किसके बारे में बात करेंगे? टाइफाइड एंड निमोनिया के बारे में। चलिए शुरू हो जाते हैं। बच्चे, टाइफाइड जो डिजीज है, इसी का दूसरा नाम है एंटेरिक फीवर। इस डिजीज का पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये डिजीज जो है ये एग्जैक्टली में कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से स्प्रेड होती है। और इस डिजीज में इंफेक्शन जो होता है वो मेनली अफेक्टेड ऑर्गन है वो अपने पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन। सवाल था सर टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है? बेटा, टाइफाइड में पर्सन को लगातार 39 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड का फीवर बना होता है, उसे वीकनेस फील होती है, उसे स्टमक पेन फील होता है, उसमें कॉन्स्टिपेशन होता है, हेडेक होता है, एंड उसे भूख नहीं लगती, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। बोलो हाँ कि ना। अब इस डिजीज को डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट होता है उसे अपन बोलते हैं विडाल टेस्ट। अब इस डिजीज की कहानी बहुत प्यारी है। क्या प्यारी है? एग्जैक्टली में इस डिजीज को स्प्रेड करने वाली जो थी वो एक फीमेल थी जिसका नाम था मैरी मेलन और टाइफाइड मैरी। एग्जैक्टली में टाइफाइड मैरी और मैरी मेलन जो थी ये एक कुक थी और इसने कई सालों तक इस डिजीज को स्प्रेड किया। मतलब ये इस डिजीज की क्या थी? कैरियर थी। बोलो हाँ कि ना। ये कहानी जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी कहानी है। चलो भैया मैं आगे। यस, अगली बात करते हैं। बेटा, अगली डिजीज है निमोनिया। बच्चे, निमोनिया भी अपने पास एक बैक्टीरियल डिजीज है जो कि दो टाइप के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से हो सकती है। पहला था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी एंड दूसरा था अपने पास हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। इन बैक्टीरिया के इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है? निमोनिया हो सकता है। अब ये निमोनिया जो था इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या था? ये कैसे एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा था? बेटा, सबसे पहले था ड्रॉपलेट इंफेक्शन या एरोसोल के थ्रू। मान लीजिए किसी पर्सन की निमोनिया है, निमोनिया वाले पर्सन के नजदीक हम गए और उसने किया है छी। छी करते ही जो ड्रॉप निकली वो ड्रॉप एनवायरनमेंट में सस्पेंडेड हो गई, और जब हम सांस लेंगे तो एयर के साथ वो ड्रॉप जाएगी, और वो जब ड्रॉप जाएगी तो ये बैक्टीरिया भी जाएंगे। इसी को बोल दिया ड्रॉपलेट इंफेक्शन या एरोसोल के थ्रू। अरे हाँ कि ना। दूसरा, अगर इंफेक्टेड पर्सन के आप ग्लास को शेयर करोगे, यूटेंसिल्स को शेयर करोगे, तो इन्फेक्टेड पर्सन जो था उसके ऑब्जेक्ट्स को शेयर करने की वजह से भी ये डिजीज स्प्रेड हो सकती है। सवाल था सर इस निमोनिया डिजीज में मेनली कौन सी स्ट्रक्चर अफेक्टेड होती है? ध्यान रखना, इस निमोनिया में मेनली लंग्स के एल्वियोलाई अफेक्टेड होते हैं। क्या अफेक्टेड होते हैं? लंग्स के एल्वियोलाई। मतलब निमोनिया में इंफेक्शन होता है वो किसके अंदर होता है? लंग्स के अंदर इंफेक्शन होता है, एंड लंग्स के एल्वियोलाई जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं। अब इस डिजीज के सिम्टम्स क्या है? इसमें पर्सन को फीवर आता है, उसे ठंड लगती है, दैट इज चिल फील होती है, उसे कफ एंड हेडेक होता है। लेकिन अगर सीवियर केस में देखोगे तो सीवियर केस में लंग्स के एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है, लिक्विड मटेरियल दैट इज फ्लूइड भर जाता है। और जब फ्लूइड भरेगा सीरियस केसेस में तो लंग्स एंड ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज क्या हो जाएगा? कम। और लंग्स एंड ब्लड के बीच गैसेस एक्सचेंज कम हो जाएगा तो ब्लड में ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? कमी, जिसको अपन बोलते हैं हाइपोक्सिया। क्या हो जाएगा? हाइपोक्सिया। तो ध्यान रखना, सीवियर केसेस में लंग्स के एल्वियोलाई में क्या भर जाएगा? फ्लूइड, जिसकी वजह से हो जाएगा हाइपोक्सिया। और इसी वजह से सीवियर केसेस में जो इन्फेक्टेड पर्सन था उसके लिप्स एंड फिंगर के जो नेल्स थे उनका कलर जो था वो ग्रे से कैसा हो जाएगा? ब्लूइश कलर। अरे हाँ कि ना। तो जब भी पूछे बताओ सीवियर केस ऑफ निमोनिया में क्या होता है, तो आप कहोगे सीवियर केस में एल्वियोलाई में भर जाता है फ्लूइड, जिससे ब्लड में ऑक्सीजन की होगी कमी, हाइपोक्सिया। और उसी वजह से लिप्स एंड फिंगर के नेल्स का कलर जो था वो ग्रे से कैसा हो जाता है? ब्लूइश कलर हो जाता है। ये किसका साइन है? ये एक साइन है, वो साइन है अपने पास सीरियस केस ऑफ निमोनिया का। बोलो हाँ कि ना। चलो भाई साहब आगे बात करते हैं। अगला अपन बात करते हैं वायरल डिजीज में।
बेटा वायरल डिजीज में एनसीईआरटी माता ने दो के बारे में बात करी, एक तो कॉमन कोल्ड के बारे में और दूसरी एचआईवी एड्स के बारे में। यहां पे हम पहले बात करके जा रहे हैं, वो बात करके जा रहे हैं कॉमन कोल्ड के बारे में। आपको बता दूं कॉमन कोल्ड एक वायरल डिजीज है जो कि राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? राइनो वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। अब सवाल था सर इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन भी निमोनिया के जैसा ही है, दैट इज ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, या इन्फेक्टेड पर्सन जो थे उसके ऑब्जेक्ट्स को शेयर करने की वजह से ये डिजीज एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड होती है। सवाल था सर निमोनिया में तो आपने बोला था मेनली अफेक्टेड होते वो लंग्स के एल्वियोलाई अफेक्टेड होते हैं, आप बताओ ना कॉमन कोल्ड में अफेक्टेड ऑर्गन और अफेक्टेड स्ट्रक्चर क्या है? बेटा ध्यान रखना कॉमन कोल्ड में कभी भी लंग्स में इंफेक्शन नहीं होता, लंग्स अफेक्टेड नहीं होते। इसमें मेनली अफेक्ट होता है, वो मेनली अफेक्ट होता है नोज एंड अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, केवल वो ही अफेक्टेड होता है, कभी भी लंग्स अफेक्टेड नहीं होते। इसलिए एनसीईआरटी माता ने लिखा अफेक्टेड ऑर्गन में नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स। इसमें नोज एंड अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम अफेक्टेड होता है, कभी भी लंग्स में इंफेक्शन नहीं होता। सवाल था सर कॉमन कोल्ड जिसको अपन बोल रहे जुकाम, उसमें क्या होता है? अरे जुकाम में सबसे पहले नेजल कंजेशन, नाक बंद हो सकते हैं या नाक बह सकते हैं, नेजल डिस्चार्ज वाली कंडीशन हो सकती है, गले में दर्द होता है, सोर थ्रोट वाली कंडीशन होती है, गला बैठ जाना दैट इज हॉर्सीनेस वाली कंडीशन, कफ आना, हेडेक फील होना, टायर्डनेस थकान फील होना, ये सारे के सारे सिम्टम किसके हैं? कॉमन कोल्ड के हैं। और आपको पता है कॉमन कोल्ड जो होती है वो कॉमन कोल्ड 3 से 7 दिन में अपने आप ही क्या हो जाती है? सही। तो ध्यान रखना ये सारी की सारी चीजें कितने दिन तक होती है? अबाउट 3 to 7 डेज तक होती है। अपन आगे बात करते हैं। ये जो कुछ बातें कर रखी है इनके बारे में एनसीईआरटी माता ने बहुत डिटेल में बात नहीं कर रखी है, बड़े ध्यान से देखना। एक बड़ी फेमस डिजीज आजकल चल रही दैट इज डेंगू, दूसरी चल रही चिकनगुनिया। ध्यान रखना डेंगू एंड चिकनगुनिया है ये भी वायरल डिजीज है और इन दोनों को स्प्रेड करने के लिए जो वेक्टर है वो है फीमेल एडिस मॉस्किटो। वेक्टर का नाम है फीमेल एडिस मॉस्किटो। अपने पास एक और वायरल डिजीज है जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। बेटा चिकन पॉक्स को जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं छोटी माता, ये भी कैसी है? वायरल डिजीज है। नेक्स्ट एक होता है स्मॉल पॉक्स जिसको जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं बड़ी माता। बच्चे इस बड़ी माता स्मॉल पॉक्स को हमने वैक्सीनेशन के थ्रू कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो एनसीईआरटी माता की क्लियर लाइन है कि स्मॉल पॉक्स इज कंप्लीटली इरेडिकेटेड थ्रू वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन के थ्रू हमने कंप्लीटली क्या कर दिया है? खत्म। अब स्मॉल पॉक्स किसी को भी नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अगली डिजीज थी अपने पास प्रोटोजोन डिजीज। बेटा प्रोटोजोन डिजीज में अपने पास है अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री। ये अमीबियासिस या अमीबिक डिसेंट्री वाली जो डिजीज थी इसका पैथोजन जो होता है वो होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, होता है एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। एग्जैक्टली में ये डिजीज भी कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। किसके थ्रू स्प्रेड होती है? कंटामिनेटेड फूड एंड कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू स्प्रेड होती है। ये एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका जो होता है ये मेनली अफेक्ट करता है, वो मेनली अफेक्ट करता है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को। किसको अफेक्ट करता है? हमारी लार्ज इंटेस्टाइन को। और इस डिजीज का जो मैकेनिकल कैरियर है वो मैकेनिकल कैरियर है हाउस फ्लाई। इस डिजीज का मैकेनिकल कैरियर कौन है? हाउस फ्लाई। जब भी पूछे सर इस अमीबियासिस के सिम्टम क्या है, सबसे पहला सिम्टम्स इसमें पर्सन के कॉन्स्टिपेशन होता है, एब्डोमेन वाले पार्ट में पेन होता है, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात उस पर्सन के स्टूल जो था, फीकल मैटर जो था, उसमें म्यूकस एंड ब्लड क्लोट होता है। क्या होता है? म्यूकस एंड ब्लड क्लोट। किसमें? स्टूल में और फीकल मैटर में। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट अगली डिजीज देखते हैं। वो देखते हैं अपने पास प्रोटोजोन डिजीज में आती है मलेरिया। बेटा एग्जैक्टली में मलेरिया जो अपने पास है इस डिजीज का पैरासाइट जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम अपने पास एक डाइजेनेटिक पैरासाइट है। कैसा है बेटा? डाइजेनेटिक पैरासाइट। सवाल था सर अब बताइए डाइजेनेटिक पैरासाइट का क्या मतलब? बेटा ऐसा पैरासाइट जो अपना लाइफ साइकिल 2 अलग अलग होस्ट में पूरा करे उसे बोलते हैं डाइजेनेटिक पैरासाइट। एग्जैक्टली में प्लाज्मोडियम 2 होस्ट में लाइफ साइकिल पूरा करता है, एक तो ह्यूमन बीइंग एंड दूसरा फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो।
फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब ह्यूमन बीइंग में तो ये डिजीज प्रोड्यूस करता है, एंड अपने पास फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो इसका जो होता है वो होता है वेक्टर। मलेरिया के केस में मेनली अफेक्टेड होते हैं वो होता है लीवर एंड हमारी आरबीसी। मेनली अफेक्टेड क्या होता है? लीवर एंड आरबीसी। वेक्टर कौन बोला मैंने? फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। अब प्लाज्मोडियम की कई सारी अलग अलग स्पीसीज होती है, लाइक बात करके चले, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम ओवेल एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। आपको बता दूं सबसे डेंजरस फीवर मलेरिया फीवर होता है वो कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। इसीलिए इसको बोलते हैं मैलिग्नेंट मलेरिया। सबसे खतरनाक मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम की वजह से। इसलिए बोला कि मैलिग्नेंट मलेरिया कौन सा कोज करता है? वो करता है बेटा, उसका कारण क्या है? वो है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। सवाल था सर आप ये बताइए ना कि इस प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल क्या है? बेटा याद रखो, हमने बोला प्लाज्मोडियम के कितने होस्ट? 2 होस्ट। एक होस्ट तो अपने पास था मॉस्किटो एंड दूसरा होस्ट था अपने पास ह्यूमन बीइंग। एग्जैक्टली में ये जो प्लाज्मोडियम था इसकी ह्यूमन बीइंग के लिए इन्फेक्टियस स्टेज जो थी उस इन्फेक्टियस स्टेज को अपन बोल के चलते बेटा स्पोरोजोइट। इन्फेक्टियस स्टेज को क्या बोल के चलते हैं? स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट जो है ये फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर होते हैं। किसमें स्टोर होते हैं? सलाइवरी ग्लैंड में। जब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को आके बाइट करता है तो उसके ब्लड में क्या इंजेक्ट कर देता है? स्पोरोजोइट्स को। किसको इंजेक्ट कर देता है ब्लड में? स्पोरोजोइट्स को। तो जब भी पूछे बताओ ह्यूमन बीइंग में प्लाज्मोडियम की इन्फेक्टियस स्टेज, आप कहोगे स्पोरोजोइट्स। ये स्पोरोजोइट्स को इंजेक्ट किया, ये पहुंचे लीवर में। लीवर में गए एंड लीवर में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू उन्होंने अपना क्या किया? मल्टीप्लिकेशन किया। फिर लीवर की सेल्स दैट इज हिपेटिक सेल्स बर्स्ट हुई। तो बर्स्ट होते ही ये लीवर से बाहर निकले और बाहर निकल के आ गए, वो आ गए अपने पास ब्लड में। ब्लड में आके और ये आरबीसी के अंदर एंटर हो गए और आरबीसी के अंदर जाके अब ये करते हैं, वो करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सीधी सी बात हुई कि ह्यूमन बीइंग की बॉडी में इन्होंने कैसा रिप्रोडक्शन किया? तो ध्यान रखना, ह्यूमन बीइंग की बॉडी में जहां पे भी किया वो किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ह्यूमन बीइंग की बॉडी में कौन सा साइकिल कंप्लीट किया? एसेक्सुअल साइकिल। और जब भी पूछे मॉस्किटो की बॉडी में कौन सा किया, तो हमने बोला मॉस्किटो की बॉडी में इसने कंप्लीट किया, वो किया सेक्सुअल साइकिल। दैट इज ये करती है, वो करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो प्लाज्मोडियम का एसेक्सुअल साइकिल किसकी बॉडी में पूरा हुआ? ह्यूमन बीइंग की बॉडी में। पहले किस में गया? लीवर में। उसके बाद किस में आया? आरबीसी में। जब ये आरबीसी में आया और आरबीसी में आके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है और अपना मल्टीप्लिकेशन करता है। आरबीसी में जब मल्टीप्लिकेशन करता है तो ये फीडिंग करता है। फीडिंग करता है किसकी? फीडिंग करता है, फीडिंग करता है हीमोग्लोबिन की। और जब ये हीमोग्लोबिन की फीडिंग करता जाएगा और उस हीमोग्लोबिन को फीड करके तोड़ के ये बनाएगा हीमोजोइंस ग्रेन्यूल्स। क्या बनाएगा? हीमोजोइंस ग्रेन्यूल्स। तो जब आरबीसी फटेगी तो आरबीसी से रिलीज होंगे हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स। और ये हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स जो होते हैं ये टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनका फॉर्मेशन किससे हुआ है? हीमोग्लोबिन से हुआ है। और इन हीमोजोइंस के ब्लड में रिलीज होने की वजह से ही हमें चिल एंड फीवर फील होता है। और वो चिल एंड फीवर का जो साइकिल चलता है वो चलता है अबाउट 3 to 4 डेज में। तो मलेरिया का साइकिल में चिल एंड फीवर कब आता है? एवरी 3 to 4 डेज के साइकिल में आता है। किसकी वजह से? जो ही आरबीसी फटेगी तो ये हीमोजोइंस बाहर रिलीज होंगे। ड्यू टू टॉक्सिक हीमोजोइन ग्रेन्यूल्स की वजह से फील होता है हमें चिल एंड फीवर। अब इस आरबीसी के अंदर ही मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट सेल्स बनती है। गैमेट नहीं, दैट इज गैमेटोसाइट सेल। ये गैमेटोसाइट सेल वो थी जो आगे डिवाइड होके फॉर्मेशन करेगी गैमेट का। तो मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन भी किसमें होता है? ह्यूमन की आरबीसी में होता है। हीमोजोइंट्स भी कहां बनते हैं? ह्यूमन की आरबीसी में बनते हैं। किससे बनते हैं? हीमोग्लोबिन से बनते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होता है? चिल एंड फीवर। कितने दिन में? अबाउट 3 to 4 डेज में। बोलो हाँ कि ना। अब हमने बोला ये काम कहां हो गया? ह्यूमन बीइंग की बॉडी में हो गया। अब फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो आई और उसने इस इंफेक्टेड पर्सन को बाइट किया। जब वो इंफेक्टेड पर्सन को बाइट करेगी तो अब इस फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो की बॉडी में क्या चला जाएगा? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट चले जाएंगे। क्या चला जाएगा? मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट। हमने बोला यहां पे मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट।
मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स किसकी बॉडी में चला गया? वो चला गया फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो की बॉडी में। ये मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट्स फीमेल मॉस्क्यूटो की बॉडी में जाएगा एंड उसकी गट में जाके ये गैमेटोसाइट बनाएगा मेल एंड फीमेल गैमिट, और मेल एंड फीमेल गैमिट बनेंगे भी फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो की बॉडी में, और उसकी गट में ही होगा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन भी कहां होगा? फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो की गट में फर्टिलाइजेशन होगा एंड डेवलपमेंट भी कहां पे होगा? गट में। तो डेवलपमेंट के बाद ये मेरे पास स्पोरोजोइट में कन्वर्ट होगा और कन्वर्ट होके जाके किस में स्टोर हो जाएगा? वो स्टोर हो जाएगा सलाइवरी ग्लैंड में। तो यहां पे बड़े फेमस सवाल आते हैं। सबसे पहला पूछेगा बताओ प्लाज्मोडियम सेक्सुअल साइकिल किस में कंप्लीट करता है? सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो में। एसेक्सुअल साइकिल कहां कंप्लीट करता है? ह्यूमन बीइंग में। ह्यूमन बीइंग के लिए इन्फेक्टियस स्टेज स्पोरोजोइट। हीमोजोइंट्स किसके अंदर बनते हैं? आरबीसी के अंदर। कैसे हैं? टॉक्सिक ग्रेन्यूल्स, और उन्हीं की वजह से क्या फील होता है? चिल एंड फीवर। बोलो हाँ कि ना। वो पूछेगा मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट कहां बनती है? आप कहोगे आरबीसी में बनती है, ह्यूमन की आरबीसी बनती है। वो कहेगा बताओ मेल एंड फीमेल गैमेटोसाइट से गैमिट कहां बनते हैं? गैमिट बनते हैं फीमेल मॉस्क्यूटो की गट में। वो पूछेगा बताओ फर्टिलाइजेशन कहां होता है? फीमेल मॉस्क्यूटो की गट में। वो पूछेगा डेवलपमेंट कहां होता है? फीमेल मॉस्क्यूटो की गट में। वो कहेगा डेवलपमेंट के बाद स्पोरोजोइट कहां पे स्टोर हो गए? आप कहोगे फीमेल एनोफिलिस मॉस्क्यूटो की सलाइवरी ग्लैंड में। बोलो हाँ कि ना। यहां तक की बात क्लियर है। इस साइकिल से इससे ज्यादा कोई भी सवाल नहीं पूछा जाता। चलिए अपन थोड़ा आगे मूव करते हैं। अगला है बेटा हेलमिंथ डिजीज। बेटा आपको याद होगा हेलमिंथ डिजीज में हम दो के बारे में बात करने वाले थे। पहला अपने पास है एस्केरियोसिस। बेटा एस्केरियोसिस का पैथोजन जो अपने पास है उस पैथोजन का नाम है एस्केरिस। एस्केरियोसिस का जो पैथोजन है उस पैथोजन का क्या नाम है? एस्केरिस। और ये एस्केरिस जो था ये नीमेटो हेलमिंथिस और एस्के हेलमिंथिस का मेंबर है, और ये भी कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू बॉडी में एंटर होता है। तो जब भी पूछे मोड ऑफ इंफेक्शन क्या था? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। और ये एस्केरिस मेनली अफेक्ट करता है किसको? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। सवाल था सर एस्केरियोसिस के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहले इस एस्केरियोसिस के केस में इंटरनल ब्लीडिंग होती है पर्सन में, मसल्स में पेन फील होता है, पर्सन को फीवर होता है, एनीमिया होता है एंड इंटेस्टाइन वाला जो पाथ था वो हो जाता है ब्लॉक। क्या हो गया? ब्लॉक। दैट इज ब्लॉकेज ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज। तो इंटरनल ब्लीडिंग भी हुई, एनीमिया भी हुआ, मस्कुलर पेन भी, फीवर भी एंड इंटेस्टाइनल पैसेज जो था वो क्या हो गया? ब्लॉक। ये सारे किसके सिम्टम्स हैं? ये एस्केरियोसिस के हैं। अगली डिजीज देखिएगा बेटा। अगली डिजीज है फाइलेरियोसिस, जिसको बोलते हैं एलिफेंटियोसिस। बच्चे फाइलेरियोसिस और एलिफेंटियोसिस को प्रोड्यूस करने वाला जो अपने पास है वो है फाइलेरियल वॉर्म, या जिसको अपन बोलते हैं वूचेरेरिया। फाइलेरियल वॉर्म एंड जिसको अपन बोलते हैं वूचेरेरिया। एग्जैक्टली मींस वूचेरेरिया और फाइलेरियल वॉर्म की दो स्पीसीज है जो मेनली इन्फेक्शन करती है। पहला वूचेरेरिया बैनक्रफ्टी एंड दूसरी वूचेरेरिया मेलाई। वूचेरिया बैनक्रफ्टी एंड दूसरी वूचेरिया मेलाई। ये दोनों की दोनों स्पीसीज थी जो कि इन्फेक्शन करती है, डिजीज प्रोड्यूस करती है। अब ये जो अपना इन्फेक्शन करती है वो बहुत धीरे धीरे करती है, इसलिए ध्यान रखना फाइलेरियोसिस एक स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फेक्शन है। स्लोली डेवलपिंग एंड क्रॉनिक इन्फेक्शन है। कौन सा? एलिफेंटियोसिस या फाइलेरियोसिस। सवाल था कि सर आप बताओ ना इस फाइलेरियोसिस में मेनली क्या अफेक्ट होते हैं? बेटा ये फाइलेरियोसिस में मेनली अफेक्ट होते हैं हमारी लेग्स की लिम्फ वेसल्स ऑफ लेग्स। इसलिए हमने बोला यूजुअली द लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लेग्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड होती है यही। अरे हाँ कि ना। इनके इन्फेक्शन की वजह से जो पैर थे वो पैर में बहुत ज्यादा आ गई स्वेलिंग, और स्वेलिंग की वजह से पैर बिल्कुल एलिफेंट के पैर के जैसे दिखाई देते हैं, इसीलिए इस डिजीज को बोलते हैं एलिफेंटियोसिस। अरे हाँ कि ना। सवाल था सर अब बताइए इस एलिफेंटियोसिस को स्प्रेड करने वाला वेक्टर कौन सा है? बेटा इसको स्प्रेड करने वाला वेक्टर अगेन फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है। तो इसको स्प्रेड करने वाला वेक्टर कौन सा है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है। बोलो हाँ कि ना। बड़े ध्यान से देखिएगा, आगे चलते हैं। अगली डिजीज है फंगल डिजीज। बच्चे आपको बता दूं फंगल डिजीज में हम बात कर रहे हैं रिंग वॉर्म के बारे में। बच्चे रिंग वॉर्म जो है इस रिंग वॉर्म का पैथोजन है, वो पैथोजन कौन है? फंगस। एग्जैक्टली में फंगस के 3 जेनेरा है, 3 जीनस है जिनके मेंबर जो है वो रिंग वॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला ट्राइकोफाइटोन,
दूसरा एपिडर्मोफाइटोन एंड तीसरा माइक्रोस्पोरम। ये तीन जीनस के जो अपने पास फंगस है यही रिंगवॉर्म प्रोड्यूस करते हैं। एंड ये जो फंगस है, इन फंगस की ग्रोथ के लिए हमें चाहिए दो चीजें, पहली हीट एंड दूसरी मॉइस्चर। ये हीट एंड मॉइस्चर जो है ये फंजाई की ग्रोथ में हेल्प करती है। जितना हीट एंड मॉइस्चर ज्यादा मिलेगा उतना ही फंगस ज्यादा ग्रोथ करेगा, उतना ही ज्यादा इंफेक्शन होगा। बोलो हाँ कि ना। अब सवाल था सर ये इंफेक्शन होता कैसे? बेटा इस इंफेक्शन का या रिंगवॉर्म का जनरली जो होने की वजह है वो है अपने पास ये फंगस का बॉडी के कांटेक्ट में आना। और वो कांटेक्ट में आने के दो तरीके थे, या तो सोइल के थ्रू या किसी इंफेक्टेड पर्सन का एक्सेसरीज आप यूज कर लें, उसका टॉवल यूज कर लें, उसके क्लोथ्स यूज कर लें, उसकी कोम यूज कर लें, तो उसके एक्सेसरीज को यूज करने की वजह से भी ये स्प्रेड होता है। तो जब भी पूछे कि बताओ रिंगवॉर्म जनरली कहां से मिलेगा हमें, या तो मिलेगा सोइल से या इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोथ्स के यूज करने से, उसके टॉवल के यूज करने से, उसकी कोम को यूज करने से, या मैं बोलूं सीधा सा कि इन्फेक्टेड पर्सन की एक्सेसरीज को यूज करने की वजह से भी ये स्प्रेड हो सकता है। अब सवाल था सर आप ये बताइए कि जनरली रिंगवॉर्म होता क्या है? बेटा रिंगवॉर्म है वो हमारे नेल्स वाले पार्ट में हो सकता है। रिंगवॉर्म जो है वो स्कैल्प वाले पार्ट में, सिर की ये खोपड़ी में हो सकता है। तीसरा फोल्ड्स ऑफ स्किन, फोल्ड्स ऑफ स्किन में के बारे में बात करके चले तो फिंगर्स के बीच की जगह पे, अंडर आर्म्स वाले पार्ट में यहां पे भी हो सकता है, या थाइज वाले पार्ट में यहां पे भी हो सकता है। चलूं मैं आगे। ये किसके बारे में बात करी? ये हमने बात करी फंगल डिजीज के बारे में। और आपने एक बात देखा होगा कि जब भी फंगल इंफेक्शन होगा दैट इज रिंगवॉर्म होगा तो रिंगवॉर्म की जगह पे एक लीजन बन जाता है। क्या बन जाता है? एक लीजन बन जाता है। चलिए मैं बात करता हूं। हमने बोला जहां पे रिंगवॉर्म हुआ वहां पे क्या बन गया? लीजन बन गया। ये जो घाव बना, ये लीजन बना, अगर इस लीजन को स्टडी करोगे तो ये लीजन जो अपने पास होता है, घाव जो होता है वो एकदम होता है ड्राई। कैसा होता है? ड्राई। एंड वो होता है स्केली, ड्राई एंड इसके लिए होता है। और इस घाव में बहुत तेज इचिंग होती है, मतलब इसमें होती है इंटेंस इचिंग। तो जब भी पूछे कि बताओ रिंगवॉर्म का जो लीजन था उसकी क्या कहानी थी, तो आप बोलोगे वो रिंगवॉर्म का जो लीजन था वो ड्राई एंड स्केली लीजन था जिसमें इंटेंस ईचिंग हो रही थी, बहुत तेज खुजली चल रही थी। बोलो हाँ कि ना। ये कहानी किसकी बताई हमने? ये हमने बताई फंगल डिजीज के बारे में। अगली बात करते हैं। अगला एक बड़ा प्यारा सा कंसेप्ट आपके सामने आ गया। सर आप बताइए इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी क्या है? बेटा सीधी सी बात है, इम्यूनिटी है रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज, बॉडी में किसी भी पैथोजन या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है उसी को क्या बोलते हैं? इम्यूनिटी। अब ये जो इम्यूनिटी है दो टाइप की होती है। पहली को अपन बोलते हैं इननेट इम्यूनिटी, इननेट इम्यूनिटी। एंड दूसरी को बोलते हैं अपन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या उसी को अपन बोलते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करते हैं इननेट इम्यूनिटी के बारे में। बेटा इननेट इम्यूनिटी जो है वो इम्यूनिटी थी जो किसी भी पर्सन में बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एंड वो नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी है। सवाल था सर नॉन स्पेसिफिक का मतलब यह था कि वो पैथोजन स्पेसिफिक नहीं है, चाहे कोई भी पैथोजन आए उसका रेस्पॉन्स सभी पैथोजन के अगेंस्ट एक जैसा होगा। बोलो हाँ कि ना। जन्म से ही प्रेजेंट है और वो कैसी? नॉन स्पेसिफिक, मतलब सभी में एक जैसा क्या करेगी? रेस्पॉन्स देगी। एंड तीसरी बात, इसमें मेमोरी क्या होती है? एब्सेंट, इसकी कोई भी मेमोरी नहीं होती। लेकिन एक्वायर्ड या एडेप्टिव इम्यूनिटी वो है जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में डेवलप होती है, किसी भी एनिमल में डेवलप होती है। वो आफ्टर द बर्थ डेवलप होती है, ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन तब डेवलप हुई है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन ये जो इम्यूनिटी है जो हमने बोला बर्थ के बाद डेवलप हुई है, ये कैसी होती है? पैथोजन स्पेसिफिक, मतलब अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है। अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होती है और इसकी मेमोरी भी होती है, और इसकी मेमोरी भी होती है। खास बात थी। अरे हाँ कि ना। पहली वाली नॉन स्पेसिफिक, दूसरी वाली स्पेसिफिक। पहली वाली जो थी वो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है, ये बर्थ के बाद डेवलप होती है। पहली वाली मेमोरी नहीं होती और इसमें मेमोरी होती है। अरे हाँ कि ना। सवाल था सर फिर इननेट इम्यूनिटी में टोटल कितने टाइप के बैरियर? इननेट इम्यूनिटी में टोटल 4 टाइप के बैरियर एनसीईआरटी माता में गिवन है। सबसे पहले को बोला फिजिकल बैरियर और एनाटॉमिकल बैरियर।
अरे हाँ कि ना, मतलब शरीर की कुछ बनावट ही ऐसी है, एनाटॉमी ऐसी है जो कि इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। दूसरा फिजियोलॉजिकल बैरियर, कि बॉडी में कुछ फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऐसी होती है जो कि बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगला है सेल्यूलर बैरियर, कि बॉडी में कुछ ऐसी सेल्स प्रेजेंट होती है जो बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। अगला है साइटोकाइन बैरियर, मतलब बॉडी से कुछ ऐसी प्रोटीन सिक्रीट हो रही है जो कि बॉडी को इनेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है। बोलो हाँ कि ना। तो ये 4 टाइप के बैरियर हैं, किसमें? इनेट इम्यूनिटी में। फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेल्युलर बैरियर एंड साइटोकाइन बैरियर्स। अरे हाँ कि ना। जब भी पूछे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर्स क्या है, बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी के 4 कैरेक्टर, बड़े इंपॉर्टेंट बात है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कितने कैरेक्टर है? 4 कैरेक्टर है। सबसे पहला स्पेसिफिसिटी, मतलब ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है, अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की इम्यूनिटी होगी। बोलो हाँ कि ना। दूसरा डाइवर्सिटी, हमने बोला कि जब अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी है, तो मैं ये कह दूं कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, बहुत सारी अलग अलग, बहुत बड़ी इसकी डाइवर्सिटी होती है। अरे हाँ कि ना। नेक्स्ट, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी ही वो इम्यूनिटी है जो अपनी बॉडी के एंटीजन एंड फॉरेन एंटीजन के बीच डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है, ये पहचान कर सकती है कि कौन सी सेल और स्ट्रक्चर तो अपनी बॉडी की है और कौन सी बाहर की है। ये एबिलिटी किसमें है? ये अपने पास है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में। एंड चौथी बात, खास बात, कि इसके पास पैथोजन की मेमोरी जो होती है वो स्टोर होती है। बोलो हाँ कि ना। सबसे पहले अपन बात करते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में। देखिए, इनेट इम्यूनिटी में सबसे पहला अपने पास आया था, वो आया था फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर या इसको बोलते हैं एनाटॉमिकल बैरियर। हमने बोला था कि हमारी बॉडी की बनावट ही ऐसी है जो कि बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। कैसे? बेटा, हमारी बॉडी की सबसे बाहर बॉडी पे कवरिंग प्रेजेंट होती है, वो प्रेजेंट होती है स्किन की। इसकी कवरिंग प्रेजेंट होती है स्किन की, और ये स्किन जो है ये बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म और पैथोजन को एंटर होने से रोकती है। अरे जब बॉडी में सीधे पैथोजन एंटर ही नहीं हो पाएगा तो डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो मैंने कहा बॉडी की बनावट ऐसी थी कि उसमें स्किन थी जिसने पैथोजन को बॉडी के अंदर जाने नहीं दिया। पहली बात। दूसरी बात है म्यूकस मेम्ब्रेन। बेटा, म्यूकस मेम्ब्रेन क्या है? ये म्यूकस मेम्ब्रेन वो थी जिसमें म्यूकस ग्लैंड और म्यूकस सेल क्या है? प्रेजेंट। और वो म्यूकस जो है, वो म्यूकस जो बाहर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे उनको ट्रैप करने का काम कर रहा था, पकड़ने का काम कर रहा था, जिससे वो बॉडी के अंदर ना जा पाए। अरे हाँ कि ना। अब ये म्यूकस मेम्ब्रेन कहां प्रेजेंट है? हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में प्रेजेंट है, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक दैट इज एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट है, हमारे यूरिनोजेनिटल ट्रैक में प्रेजेंट है, यहां पे प्रेजेंट ये म्यूकस मेम्ब्रेन, जिनके पास क्या म्यूकस, ये म्यूकस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ट्रैप कर लेता है, जिससे वो शरीर के अंदर जाके इंफेक्शन नहीं कर पाता। तो मैं सीधी बात बोलूं कि फिजिकल बैरियर का एक ही काम था, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को शरीर के अंदर जाने से रोकना, मेन काम यही था। चलो मैं आगे। नेक्स्ट, दूसरा अपने पास है फिजियोलॉजिकल बैरियर। बेटा, फिजियोलॉजिकल बैरियर में सबसे पहले बात करके चले फीवर के बारे में। मतलब जो ही पैथोजन बॉडी में जाएगा, पैथोजन की बॉडी में जाएगा, तो पैथोजन जो था उस पैथोजन की बॉडी से कुछ केमिकल मटेरियल रिलीज होते हैं जिनको अपन बोलते हैं पायरोजन्स, जिनको बोलते हैं पायरोजन्स। वो पायरोजन्स जो थे वो हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करेंगे कि तू बॉडी का टेम्परेचर बढ़वा। जब हाइपोथैलेमस बॉडी का टेम्परेचर बढ़वाएगा तो हमारे क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फीवर हो जाएगा। अब सवाल ये था कि सर फीवर जो था वो क्यों जरूरी था? बेटा, फीवर में बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से क्या हो गया? ज्यादा। और आपको पता है कि बॉडी के एंजाइम्स अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही शो करते हैं। अरे हाँ कि ना। तो हमने बोला उस टेम्परेचर को बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर, जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो? मैक्सिमम। अगर बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा हो गया तो मेरे को बता दो कि एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो थी वो बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। अगर एंजाइमेटिक एक्टिविटी बदलेगी सेल्स की तो पैथोजन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट हो गई कि नहीं होगी? तो ध्यान रखना, फीवर क्यों आया? फीवर इसलिए आया कि उसे पैथोजन के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट करना था, ताकि पैथोजन तेजी से मल्टीप्लिकेशन ना कर पाए। यह काम किसने किया? फीवर ने किया, पहला काम। दूसरा काम, एसिड इन स्टमक।
आपको पता है स्टमक में होता है गैस्ट्रिक जूस, और उस गैस्ट्रिक जूस की पीएच जो होती है वो लगभग 2 होती है, मतलब वो होता है हाईली एसिडिक पीएच वाला। अरे जब भी हमारी डाइट के थ्रू या मैं कहूं एलिमेंट्री कैनाल में जब भी कोई पैथोजन एंटर होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर होगा, और जो ही वो स्टमक में जाएगा, ये एसिडिटी जो थी, ये एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो था स्टमक का, ये उस पैथोजन को क्या कर देगा, किल, जिसकी वजह से शरीर में इंफेक्शन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट, अगला था बॉडी सिक्रेशंस। बेटा बॉडी में कई तरह के दूसरे मेटेरियल भी सिक्रीट होते हैं, लाइक हम बात करके चले सलाइवा, टीयर्स। बेटा सलाइवा एंड टीयर्स जो है, इनमें सबसे पहले IgA एंटीबॉडी होता है एंड कई सारे एंटी बैक्टीरियल एजेंट्स होते हैं। जो ही सलाइवा एंड टीयर के कांटेक्ट में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा, वो तुरंत के तुरंत उसे किल कर देंगे, जिससे वो बॉडी में इंफेक्शन नहीं कर पाए। नेक्स्ट, स्वेट। बच्चे पसीना जो होता है, उस पसीने की पीएच अबाउट होती है 4 to 6। अबाउट कितनी होती है, 4 to 6। मतलब पसीना जो होता है वो नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। उसके एसिडिटी की वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं, मतलब इंफेक्शन नहीं होने देता। नेक्स्ट, सीबम। बेटा हमारी बॉडी की ऑयल ग्लैंड जो होती है वो ऑयल सिक्रीट करती है, और ये सीबम जो है ये एक ऑयली मटेरियल है, और इस ऑयली मटेरियल जो होता है ये भी नेचर में कैसा होता है, एसिडिक। और ये एसिडिक ऑयली मटेरियल है, ये भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके इंफेक्शन होने से बचाने का काम करता है। नेक्स्ट, सेरुमिन। बेटा सेरुमिन को ही बोलते हैं ईयरवैक्स, हमारे कान का मैल। ये भी नेचर में जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब अगर सेरुमिन के कांटेक्ट में कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा तो ये भी उसे क्या कर देगा, किल। तो ये तीनों के तीनों जो हमने बात किया, ये फिजियोलॉजिकल बैरियर्स थे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करके बॉडी में इंफेक्शन नहीं होने देते या बॉडी में इंफेक्शन होने से रोकते हैं। चलो मैं आगे, अगला था मेरे पास सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर में हमने बोला कुछ सेल्स थी जो बॉडी में इंफेक्शन को रोकने का काम कर रही थी। अरे हाँ कि ना। सबसे पहले हमने बोला न्यूट्रोफिल। आपको पता है न्यूट्रोफिल जो है ये मेरे पास एक फेगोसाइटिक, कैसी सेल है बेटा न्यूट्रोफिल, ये अपने पास फेगोसाइटिक सेल है। अगर पूछे कि ब्लड में न्यूट्रोफिल कितना है, तो हमने बोला ये अपने पास अबाउट 60 to 65% WBCs है। ब्लड में जो 60 to 65% WBCs है वो कौन सी है, न्यूट्रोफिल है। नेचर में कैसी, फेगोसाइटिक, मतलब किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा के क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय। इसलिए हमने बोला ये अपने पास है मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल। कौन सी है बेटा अपने पास, न्यूट्रोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स का न्यूक्लियस जो है वो 3 to 5 लोब्स का बना होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL, पॉलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। बोलो हाँ कि ना। दूसरी सेल है वो अपने पास है मोनोसाइट्स और मैक्रोफेज। मैं आपको बता दूं कि मोनोसाइट्स जो है ये भी अपने पास फेगोसाइटिक सेल्स है। ये भी अपने पास कैसी सेल्स है, फेगोसाइटिक सेल्स है। और हमारे ब्लड में मोनोसाइट जो होती है वो 6 to 8% WBC है। 6 to 8% WBC क्या होती है, मोनोसाइट्स। और ये भी कैसी है, फेगोसाइटिक सेल्स। लेकिन ये अपने पास है बेटा लार्ज फेगोसाइटिक सेल्स। कैसी सेल्स है, लार्ज फेगोसाइटिक सेल। फेगोसाइटिक तो ये भी है, फेगोसाइटिक तो ये भी है, लेकिन न्यूट्रोफिल का साइज क्या है, छोटा। न्यूट्रोफिल्स का साइज क्या है, छोटा, जबकि मैक्रोफेज का साइज क्या है, बड़ा। अरे न्यूट्रोफिल्स का साइज छोटा, नंबर ज्यादा, इसीलिए तो हमने बोला मोस्ट एक्टिव फेगोसाइटिक सेल। जबकि मैक्रोफेज भी फेगोसाइटिक सेल्स है, लेकिन उनकी एक्टिविटी न्यूट्रोफिल के कंपैरिजन में क्या होती है, कम। बोलो हाँ कि ना। अगली मेरे पास है नेचुरल किलर सेल। बेटा नेचुरल किलर सेल के बारे में जब भी पूछे तो ये बड़ी बेहतरीन बात है कि नेचुरल किलर सेल जो होती है ये एग्जैक्टली में लिम्फोसाइट्स है। क्या है बेटा, लिम्फोसाइट्स। अबाउट अपने पास 5 to 10% लिम्फोसाइट्स। 5 to 10% लिम्फोसाइट्स है, वो किसका फॉर्मेशन करती है, नेचुरल किलर सेल, दैट इज NK सेल्स का फॉर्मेशन करती है। और ये अपने पास होती है नॉन फेगोसाइटिक सेल्स, नॉन फेगोसाइटिक सेल्स। मतलब ये फेगोसाइटोसिस नहीं करती। बोलो हाँ कि ना। कौन सी सेल, नेचुरल किलर सेल। अब वो पूछेगा बताओ नेचुरल किलर सेल का अगर टारगेट सेल पूछे तो कौन सी है। बेटा नेचुरल किलर सेल की टारगेट सेल जो है वो बिल्कुल T किलर सेल के सेम है। मतलब ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल
को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, बोलो हाँ कि ना। ये अपने पास एक कैंसरस सेल को भी डिस्ट्रॉय कर सकती है, या किसी ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन के अगेंस्ट भी ये इम्यून रेस्पॉन्स दे सकती है। कौन सी? नेचुरल किलर सेल, बोलो हाँ कि ना। चलो मैं आगे, नेक्स्ट चौथा अपन देखते हैं, साइटोकाइन बैरियर। अब सवाल था कि सर ये साइटोकाइन बैरियर जो था, ये साइटोकाइंस थे क्या? बेटा साइटोकाइंस एग्जैक्टली में यहां से सिक्रीट होने वाले, सेल से सिक्रीट होने वाले कुछ प्रोटीन्स और कुछ केमिकल सब्सटेंसेस थे जो एक सेल से निकल रहे थे और दूसरी सेल के पास जाके उसे मैसेज दे रहे थे। तो मैं ये कह दूं कि साइटोकाइंस आर केमिकल मैसेंजर ऑफ इम्यून सेल्स, जो कि एक सेल से निकलते हैं और दूसरी सेल को जाके कोई मैसेज देते हैं। अब इन साइटोकाइंस में एनसीईआरटी माता ने बात करी हो, किसके बारे में बात करिए? इंटरफेरेंस के बारे में। किसके बारे में बात करिए? इंटरफेरेंस। ये इंटरफेरेंस अबाउट 270 अमीनो एसिड से बनी हुई प्रोटीन्स है, जिसका सिक्रीशन एक वायरस इंफेक्टेड सेल करती है। कौन सेल करती है? वायरस इंफेक्टेड सेल करती है। अब देखिए येलो वाली सेल है, ये एक वायरस इंफेक्टेड सेल है। हमने बोला ये वायरस इंफेक्टेड सेल है, इसमें वायरस का इंफेक्शन हो चुका है और ये सेल ये चाहती है कि मेरी एडजेसेंट सेल, नेबरहुड सेल में वायरस का इंफेक्शन ना हो, इस वायरस का इंफेक्शन ना फैले। तो ये सेल सिक्रीट करती है, वो करती है इंटरफेरोन। क्या सिक्रीट करती है? इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन सिक्रीट करेगा और ये इंटरफेरोन इस इंफेक्टेड सेल से जाएगा सराउंडिंग की एडजेसेंट नॉर्मल सेल के पास, और उन नॉर्मल सेल को बताएगा कि ये येलो वाली सेल में वायरस का इंफेक्शन हो चुका है। अब वो वायरस तुम पर भी अटैक कर सकता है। अगर तुम्हें वायरस के इंफेक्शन से बचना है तो तुम टीआईपी का सिंथेसिस कर लो। इसका सिंथेसिस कर लो, टीआईपी का। सवाल था सर टीआईपी क्या था? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। टीआईपी क्या था? ट्रांसलेशन इनहिबिटिंग प्रोटीन। बोला जब तुम टीआईपी बना लोगे तो वायरस तुम्हारे अंदर आके कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। अरे जब वायरस ही मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएगा तो इन नॉर्मल सेल में कभी भी इंफेक्शन नहीं होगा। तो यही तो एनसीईआरटी ने लिखा कि इंटरफेरॉन क्या करते हैं? दे प्रोटेक्ट नॉन इन्फेक्टेड सेल फ्रॉम फर्दर वायरल इंफेक्शन। तो जब इनमें इन वायरस का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाया तो वायरस इन्फेक्शन भी नहीं कर पाया, मतलब इन सेल को कोई हार्म भी नहीं हुआ। वो किसकी वजह से? इस वायरस इन्फेक्टेड सेल के इंटरफेरोन ने पहले ही इनको बता दिया था कि तुम्हें क्या करना है। इस वजह से ये इन्फेक्शन से बच गई। बोलो हाँ कि ना। चलो मैं आगे देखते हैं। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। अभी तक हमने बात की थी इननेट इम्यूनिटी के बारे में, जो कि जन्म से ही प्रेजेंट थी। अब बात करते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। बेटा एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हमने बोला था अडेप्टिव इम्यूनिटी, और ये वो इम्यूनिटी थी जो किसी भी पर्सन में उसके लाइफ स्पैन के दौरान डेवलप होती है। अब ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दूसरी होती है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सबसे पहले बात करते हैं सर एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का क्या मतलब है। बेटा एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह था कि इसमें होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। होस्ट का इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी का क्या करता है? फॉर्मेशन। इसका मतलब कि एंटीबॉडी बनती है वो होस्ट के शरीर के अंदर बनती है, तभी तो उसका इम्यून सिस्टम खुद बनाएगा। बोलो हाँ कि ना। तो हमने बोला एंटीबॉडी फॉर्मेशन इनसाइड द होस्ट बॉडी, कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होता है? एंटीबॉडी का फॉर्मेशन किसके शरीर के अंदर होता है? होस्ट के शरीर के अंदर होता है। इसका मतलब इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी खुद बनाता है, और जब भी इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी खुद बनाएगा तो वो उसकी मेमोरी को भी स्टोर रखेगा। इसका मतलब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी होती है। नेक्स्ट दूसरी थी अपने पास पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम ही पैसिव, मतलब इसमें एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो है वो होस्ट के शरीर के अंदर नहीं होता। अरे जब होस्ट के शरीर के अंदर एंटीबॉडी बन ही नहीं रही तो इसका मतलब होस्ट के इम्यून सिस्टम का एंटीबॉडी के फॉर्मेशन में कोई भी रोल नहीं होता। तो हुआ क्या, यहां पे एंटीबॉडी जो थी वो होस्ट के शरीर से बाहर बनी और हमने इंजेक्शन के द्वारा बाहर से बनाई, दैट इज रेडीमेड एंटीबॉडी होस्ट के शरीर में डाली। अरे हाँ कि ना। और जब भी होस्ट का इम्यून सिस्टम बाहर से रेडीमेड एंटीबॉडी रिसीव करेगा, मतलब होस्ट के इम्यून सिस्टम जो था वो खुद एंटीबॉडी नहीं बनाएगा, या मैं कहूं जब तक एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होस्ट के शरीर में नहीं होगा तब तक मेमोरी भी नहीं होगी। मतलब पैसिव इम्यूनिटी में कोई मेमोरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी फॉर्मेशन आउटसाइड द होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर एंटीबॉडी का क्या होता है? फॉर्मेशन। अब हुआ ये दोस्त कि ये जो मेरे पास एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ये दो टाइप की होती है, नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दूसरी आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिमिलरली
पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दूसरी आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अपन वन बाय वन करके बात करते हैं, देखिएगा। सबसे पहले बोला नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसका मतलब क्या था? हमने बोला कोई पैथोजन आया, वो पैथोजन नेचुरली हमारे शरीर के अंदर प्रवेश किया, एंटर किया एंड उसने शरीर में रोग पैदा किया। अरे हम बीमार हुए एंड बीमार होने के बाद हमारे इम्यून सिस्टम ने एंटीबॉडी बनाई। तो मैंने बोला कि नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी वो था जब पैथोजन के नेचुरल इन्फेक्शन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं? नेचुरल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। पहला तरीका। दूसरा था आर्टिफिशियल, मतलब आर्टिफिशियल है तो ह्यूमन बीइंग का इन्वॉल्वमेंट है। जैसे हम क्या करते हैं, कोरोना की वैक्सीन लगवाई, अरे हाँ कि ना? तो वैक्सीन में क्या काम किया हमने? जो पैथोजन जो था या एंटीजन जो थे उनको बाहर से शरीर के अंदर डाला, वो अपने आप नेचुरली नहीं गया। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जब हम आर्टिफिशियली इनएक्टिव पैथोजन और एंटीजन को शरीर में इंजेक्ट करते हैं, देन हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाए, तो उसे क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे अपन देखते हैं वैक्सीनेशन में हम डेड इनएक्टिवेटेड एंटीजन्स और पैथोजन जो था उसको शरीर में डालते हैं इंजेक्शन से, और फिर उसके बाद हमारा इम्यून सिस्टम खुद एंटीबॉडी बनाता है। पहले तो पैथोजन और एंटीजन अपने आप आया था नेचुरली, यहां पे हमने आर्टिफिशियली डाला, लेकिन एंटीबॉडी तो खुद इम्यून सिस्टम ने खुद बनाई, इसलिए क्या होगी? एक्टिव। चलो मैं आगे अगला देखना, पैसिव। पैसिव में सबसे पहले बात करते हैं नेचुरली। हमने बोला यहां पे एंटीबॉडी कभी भी होस्ट के शरीर में नहीं बनेगी, वो बाहर से बनेगी। अब बाहर एंटीबॉडी बनी और बाहर से बनी बनाई एंटीबॉडी नेचुरली अपने आप बिना हमारी इन्वॉल्वमेंट के, ह्यूमन बीइंग की इन्वॉल्वमेंट के अपने आप आ गई। कैसे आ गई? जैसे आपको पता है कि एक सबसे छोटी एंटीबॉडी है, उसको बोलते हैं आईजीजी। आईजीजी एंटीबॉडी इतनी छोटी है कि वो मदर के शरीर से प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस में आ जाती है। तो बनी किसके शरीर में थी? मां के शरीर में। फीटस दैट इज होस्ट के शरीर में अपने आप आ गई, नेचुरली आई, तो हमने उसको बोल दिया नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सिमिलरली मदर जो थी वो जब बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराती है, तो मदर का जो फर्स्ट मिल्क था दैट इज कोलेस्ट्रम, उस कोलेस्ट्रम में एक एंटीबॉडी होती है आईजीए। अरे वो आईजीए नाम की जो एंटीबॉडी थी वो भी अपने आप मदर की बॉडी से फीटस में चली गई। बनी किस में थी? मदर की बॉडी में, और गई किस में? बच्चे में गई। मदर की बॉडी में बनी थी और किस में गई? बच्चे में गई। बच्चा क्या था? होस्ट। अपने आप गई, ये एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू गई, इसे हमने इंजेक्शन वगैरह के थ्रू इंजेक्ट नहीं करा, तो वो भी किस में आया? नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आया। बोलो हाँ कि ना? अब सवाल था सर आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड क्या था? बेटा मान लीजिए हम कहीं जा रहे थे, अचानक से आया और कोई कुत्ता हमें काट गया। जब कुत्ता काट गया तो डर लगा, ओ माय गॉड, अब तो भाई साहब रेबीज हो सकता है। अरे हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो हम क्या काम करें? तुरंत डॉक्टर के पास गए, और डॉक्टर ने क्या काम किया? बाहर से रेडीमेड बनी बनाई एंटीबॉडी जो थी उसको इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया। तो जब बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, तो उसको बोल दिया हमने आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जो रेबीज के लिए निकला था वो था एंटी रेबीज सीरम, दैट इज ARS। या कई बार हमारे चोट लग जाती है और चोट लगती है हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भैया टीटेनस का इंजेक्शन लगा दे, तो क्या काम करता है वो? एग्जैक्टली में टीटेनस की बनी बनाई एंटीबॉडी को शरीर में डालता है इंजेक्शन के थ्रू, जिसको बोलते हैं ATS, एंटी टीटेनस सीरम। या किसी को सांप खा गया, अरे जब सांप खा जाता है तो उस केस में डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर जो दवाई लग देता है वो भी उस वीनम के अगेंस्ट बनी बनाई एंटीबॉडी डालता है, जिसको बोलते हैं एंटी वीनम। वो बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू डालता है। तो जब बनी बनाई एंटीबॉडी इंजेक्शन के थ्रू डाली जाए तो आर्टिफिशियल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जब बनी बनाई एंटीबॉडी नेचुरली अपने आप बॉडी में जाए तो उसे बोलते हैं नेचुरल पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मेरी यहां तक की बात में किसी को कोई दिक्कत? अरे बोलो, मुंह में दही जमा है क्या? हाँ ठीक है, चलूं मैं आगे, बड़े ध्यान से देखिए। अगला देखिए, अब अपने पास था ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ लिम्फोसाइट अपने पास दो टाइप की थी। किसके बेसिस पे? लिम्फोसाइट के बेसिस पे। ये कितने टाइप की थी बेटा? दो टाइप की थी। पहली को हमने बोला CMI दैट इज सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। दूसरी को हमने बोला AMI दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, या इसी का दूसरा नाम है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। सवाल था सर था क्या? बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है, ये टी लिम्फोसाइट पे बेस्ड होती है। किस पे बेस्ड होती है? टी लिम्फोसाइट्स पे। और ये टोटल इम्यूनिटी का लगभग 60 to 70% पार्ट है।
जो लिम्फोसाइट पे बेस्ट इम्यूनिटी है उसमें 60 to 70% रोल किसका होता है? सीएमआई का। बचा हुआ अपने पास 10 to 20% जो रोल था वो किसका था? एएमआई का। और इस एएमआई जो है ये किस पे बेस्ड है? ये बेस्ड है बेटा बी लिम्फोसाइट पे। किस पे बेस्ड है? बी लिम्फोसाइट पे। अब ध्यान रखना, टी लिम्फोसाइट हमने बोला सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, इनमें टी सेल्स जो थी वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, और टी सेल कभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं कर सकती। जबकि यहां पे बी लिम्फोसाइट दैट इज बी सेल इन्वॉल्व है, और बी सेल ही वो सेल थी जो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, वो एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है। तो सवाल पूछेगा, बताओ कौन सी सेल एंटीजन के रेस्पॉन्स में एंटीबॉडी बनाती है? आप कहोगे बी सेल्स, दैट इज किसका पार्ट हुआ? एएमआई का। बोलो हाँ कि ना। टी सेल कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन वो बी सेल को स्टिमुलेट कर सकती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। बोलो हाँ कि ना। चलो मैं आगे। सवाल था, सर आप ये बताइए कि अगर हम कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाते हैं तो जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसको कई बार होस्ट जो था वो होस्ट का इम्यून सिस्टम रिजेक्ट कर देता है, उसके रिजेक्शन में किसका रोल है? बेटा ऑर्गन रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है वो होती है टी सेल्स। ऑर्गन रिजेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सी होती है? टी सेल्स। बोलो हाँ कि ना। अरे हाँ कि ना। उसके अलावा ये टी सेल्स जो है ये वायरस इन्फेक्टेड सेल को भी रेस्पॉन्स दे सकती है, कैंसर सेल्स को भी डिस्ट्रॉय करने का काम कौन सी सेल्स करती है? टी सेल्स। ऑर्गन रिजेक्ट टी सेल करती है, कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम भी टी सेल करती है, लेकिन कभी भी एंटीबॉडी नहीं बनाती, लेकिन बी सेल को स्टिमुलेट कर सकती है फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। यहां पे बी सेल जो होती है वो एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। अरे हाँ कि ना, मतलब वो एंटीबॉडी बनाती है, वो एंटीबॉडी बनाती है, और बी सेल टोटल मिला के अपने पास ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। 5 डिफरेंट टाइप की एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कर सकती है। आईजी मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन जी, इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इम्यूनोग्लोबुलिन एम, इम्यूनोग्लोबुलिन डी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन ई। इसको सीधा मैं बोल दूं गमदे 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 गमदे। अरे हाँ क्या, खूब सारे गमलो। अरे हाँ कि ना। तो टोटल एंटीबॉडी कितने टाइप की? 5 टाइप की। कौन सी? गमदे। जब भी पूछे 5 टाइप की एंटीबॉडीज में से स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी है तो आईजीजी। तो ये जीजी सबसे छोटी सबसे खोटी। तो जब भी पूछे स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी कौन सी तो आप कहोगे जीजी। और जब भी पूछे सबसे लार्जेस्ट कौन सी मतलब सबसे मोटी कौन सी तो आईजीजी तो सबसे छोटी, और आईजीएम एम बोले तो सबसे मोटी, दैट इज आईजीएम, दैट इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी कौन सी? आईजीएम। तो जीजी सबसे छोटी सबसे खोटी, आईजीएम एम सबसे मोटी। बोलो हाँ कि ना, दैट इज लार्जेस्ट एंटीबॉडी। इतनी सी बात याद रखनी है। चाला जी, यस। चले देखिए आगे। अगली बात सवाल करते सर, ये एंटीजन एक वर्ड हमने सुना था, आप बताओ ये एंटीजन क्या होते हैं? बेटा एंटीजन एग्जैक्टली में ये अपने पास ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकते हैं, ग्लाइकोलिपिड भी हो सकते हैं, पॉलीसैकेराइड भी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। तो ये वो केमिकल सब्सटेंस थे जो कि इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी। जो इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं वो किसके लिए? एंटीबॉडी के प्रोडक्शन के लिए। केमिकल नेचर क्या हो सकता है? ग्लाइकोलिपिड भी हो सकता है, ग्लाइकोप्रोटीन भी हो सकता है, पॉलीसैकेराइड भी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड भी हो सकता है। सवाल था सर ये एंटीजन कहां प्रेजेंट होते हैं? बेटा एंटीजन किसी भी पैथोजन की सरफेस पे प्रेजेंट है। कहां प्रेजेंट होता है? पैथोजन की सरफेस से। हमने किसी पैथोजन की सरफेस से एक एंटीजन को निकाला। जब एंटीजन को निकाला तो क्या देखा? ये अपने पास पूरा का पूरा एंटीजन है। हमने देखा इस एंटीजन की सरफेस पर ये कई सारी अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। ये वाली अलग शेप की और ये वाली अलग शेप की, मतलब ये इनकी एंटीजेनिक, ये जो अपने पास बात करके चले तो ये अलग अलग शेप की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अरे हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। तो मैं ये कह दूं कि एक एंटीजन जो होता है उसकी कई सारी एंटीजेनिक साइट होती है। ये एंटीजेनिक साइट अलग, ये एंटीजेनेटिक साइट अलग, ये एंटीजेनिक साइट अलग, और इन एंटीजेनिक साइट को ही बोलते हैं एपिटोप्स। क्या बोलते हैं? एपिटोप्स। तो ध्यान रखना, अगर ये एंटीजेनिक साइट रहेगी, इस साइट के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बनेगा उस एंटीबॉडी की शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगा उसकी शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी, और इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगा उसकी शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। बोलो हाँ कि ना। तो कहने का मतलब ये जिस एंटीबॉडी से बाइंड होगा उसकी शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री, ये जिससे बाइंड होगा उसकी शेप
इसके कॉम्प्लीमेंट्री, और ये जिससे बाइंड होगा उसकी शेप इसके कॉम्प्लीमेंट्री होगी। तो मैं ये कह दूं कि एक एंटीजन पे मोर देन वन टाइप ऑफ एंटीजेनिक साइट्स होते हैं जिनको बोलते हैं एपिटोप्स, और ये एपिटोप ही एंटीबॉडी की एंटीजन बाइंडिंग साइट पे जाके बाइंड हो सकते हैं। तो यार मेरे को बताओ, ये एंटीजन एक ही टाइप के एंटीबॉडी से बाइंड हो सकता है कि एक से ज्यादा टाइप के एंटीबॉडी से? यार शेप अलग अलग, तो जुड़ने के लिए एंटीबॉडी भी क्या चाहिए? अलग अलग। तो मैं कह दूं कि एक एंटीजन एक से ज्यादा टाइप के एंटीबॉडी से जुड़ सकता है। अरे हां कि ना, जितने ज्यादा एपिटोप्स होंगे अलग अलग टाइप के, मान लेना उतने ही अलग अलग टाइप के एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होगा उस एंटीजन के अगेंस्ट। चलू मैं आगे। सवाल था सर यहां पे आपने एक नया वर्ड यूज कर दिया, एंटीबॉडी। आप ये बताओ एंटीबॉडी है क्या? ध्यान रखना, जब भी पूछे केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी, तो केमिकल नेचर ऑफ एंटीबॉडी ध्यान रखना, ये हमेशा एंटीबॉडी जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। एंटीबॉडी हमेशा क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन, जबकि एंटीजन ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड एक्सेट्रा हो सकते हैं, लेकिन एंटीबॉडी हमेशा क्या होते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। और ये वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो किसके रेस्पॉन्स में बनते हैं? जो कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम बनाता है इन द रेस्पॉन्स ऑफ एंटीजन। अरे हाँ कि ना? लेकिन एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है? वो करती है बी सेल और बी लिम्फोसाइट। अब बच्चे ये जो अपने पास बी लिम्फोसाइट है, इस बी लिम्फोसाइट की दो फॉर्म है, एक है बी प्लाज्मा सेल और एक है बी मेमोरी सेल। एक है बी मेमोरी सेल। बेटा बी प्लाज्मा सेल इफेक्टर सेल बोलते हैं इसको। कौन सी सेल बोलते हैं? इफेक्टर सेल। एग्जैक्टली में ये बी प्लाज्मा सेल है, इसी का काम है एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इसी का काम है क्या? एंटीबॉडी फॉर्मेशन करना। ये बी मेमोरी सेल जो थी, ये तो पैथोजन की मेमोरी को स्टोर रखती है। ये क्या काम करती है? मैंने बोला स्टोर्स मेमोरी ऑफ पैथोजन, और मैं कह दूं एंटीजन। ये पैथोजन और एंटीजन की मेमोरी को स्टोर कर सकती है, बस कभी भी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन नहीं करती। तो वो पूछेगा बताओ एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग बी सेल्स को क्या बोलते हैं? आप कहोगे बी प्लाज्मा सेल या इफेक्टर सेल। अरे हाँ कि ना? तो बी सेल की दो फॉर्म, एक बी प्लाज्मा एंड एक बी मेमोरी। प्लाज्मा बनाएगी एंटीबॉडी और मेमोरी क्या काम करेगी? उस एंटीजन और पैथोजन की मेमोरी को क्या कर लेगी? स्टोर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो पैथोजन बॉडी में आएगा तो उसके अगेंस्ट सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स दिया जा सके। और सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स होता है, उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और थोड़े से समय में ही वो पैथोजन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। सवाल था सर अगर एक एंटीबॉडी को हम देखें तो उस एंटीबॉडी का फॉर्मेशन कैसे हुआ? बेटा एक एंटीबॉडी को देखें तो उसमें टोटल मिला के 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। दो तो होती है हैवी चेन एंड 2 ही होती है लाइट चेन। इसीलिए एंटीबॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं H2L2 से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? H2L2 से। और ये जो लाइट एंड हैवी चेन्स है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी होती है बाय द हेल्प ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, और जुड़ के एक इंग्लिश के अल्फाबेट Y के शेप की स्ट्रक्चर बनाती है। मतलब ये मेरे दोस्त कि अगर आप एक एंटीबॉडी को देखोगे तो वो एंटीबॉडी ऐसा दिखाई देगा। ये वाली लाइट चेन, ये वाली लाइट चेन, ये वाली हैवी चेन। तो 2 तो हैवी चेन, 2 लाइट चेन आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ी हुई है? डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी हुई है। अब आप देख रहे होंगे कि इस एंटीबॉडी का ये वाला था एन टर्मिनल और ये वाला था सी टर्मिनल, और इसके एन टर्मिनल वाला जो पार्ट था, उस एन टर्मिनल वाले पार्ट पे ही एंटीजन बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। अरे इस एंटीजन बाइंडिंग साइट से ही तो आके जुड़ता है एंटीजन, और कौन? एपिटोप ऑफ एंटीजन पार्ट आके इसी एंटीजन बाइंडिंग साइट से जुड़ता है। अलग अलग एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग एंटीबॉडी जो है वो अलग अलग टाइप के एंटीजन से जुड़ता है। अब सवाल पूछेगा कि अगर इस एंटीबॉडी को देखें तो इसमें हैवी चेन एंड लाइट चेन आपस में जुड़ी हुई है। वो जुड़ी हुई है किसके थ्रू? डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू। तो कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो कि लाइट चेन एंड हैवी चेन के बीच प्रेजेंट है? टोटल 4। एक तो ये वाला, एक ये वाला, ये दोनों के दोनों किसके बीच थे? लाइट चेन एंड हैवी चेन को जोड़ रहे थे। एंड 2 ये रहे, ये दोनों के दोनों किसके बीच है? हैवी चेन के बीच। तो मैं कहूं कि लाइट चेन एंड हैवी चेन या हैवी चेन के बीच टोटल कितने? 4। 2 तो है लाइट चेन एंड हैवी चेन के बीच एंड 2 है हैवी चेन के बीच। अरे हाँ कि ना? तो मैंने बोला
ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल, ये अलग मॉलिक्यूल और ये अलग मॉलिक्यूल। तो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच कितने, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर डाइसल्फाइड बॉन्ड कितने, आप कहोगे 4। लेकिन आपने देखा यहां ये और ये दो, ये वाला, 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 ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है, ये वो डाइसल्फाइड बॉन्ड है जो एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट है। अरे हाँ कि ना, इनको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कौन से थे, जो एक ही मॉलिक्यूलर के मॉलिक्यूल, प्रोटीन मॉलिक्यूल या पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर प्रेजेंट है, इन्हें बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ध्यान रखना कि एक एंटीबॉडी को जब आप स्टडी करोगे तो उस एक एंटीबॉडी में टोटल मिला के 16 डाइसल्फाइड बॉन्ड होंगे। उन 16 में से टोटल मिला के बात करके चले तो 4 जो है वो अपने पास है इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड, और अपने पास टोटल मिला के 12 जो है वो अपने पास है, सॉरी 4 अपने पास है, वो है इंटरमोलिकुलर। 4 अपने पास है बेटा इंटरमोलिकुलर, और 12 क्या है अपने पास, इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। हमने बोला 4 जो है मेरे पास वो है इंटरमोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड्स एंड 12 क्या है, इंट्रामोलिकुलर डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो टोटल कितने डाइसल्फाइड बॉन्ड है, टोटल है अपने पास 16। चले जी आगे देखिए। तो अब अपन बात करते हैं वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन के बारे में। बेटा आपको पता है वैक्सीनेशन का पूरा कंसेप्ट जो है वो किस पे बेस्ड है, मेमोरी पे बेस्ड है। और आपको पता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में ही मेमोरी होती है, इननेट इम्यूनिटी में मेमोरी नहीं होती। और एक्वायर्ड में भी बात करके चले तो एक्टिव एक्वायर्ड में मेमोरी होती है ज्यादा दिन की। अरे हाँ कि ना। अब सवाल था सर ये वैक्सीनेशन जो था आपने बोला ये इम्यून सिस्टम की मेमोरी पे बेस्ड था, इसी प्रिंसिपल पे काम करता था, लेकिन इसमें होता क्या है, हम वैक्सीन की फॉर्म में क्या लगाते हैं बेटा, जब भी कोई पर्सन वैक्सीन लगवाने जाता है तो उस वैक्सीन में उनमें या तो किसी पैथोजन के एंटीजेनिक प्रोटीन को इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में डाला जाता है, या इनएक्टिव और वीक, इनएक्टिवेटेड और वीक किए गए पूरे के पूरे पैथोजन को डाल दिया जाता है। अरे हाँ कि ना, या फिर मरे हुए दैट इज किल्ड पैथोजन को डाल दिया जाता है। या तो हमने बोला पैथोजन एंटीजेनिक प्रोटीन को इंजेक्ट कर दिया जाता है, या फिर वीक और मैंने कहा इनएक्टिवेटेड पैथोजन को डाल दिया, या मरे हुए पैथोजन जो था उसको बॉडी में डाल दिया जाता है। अब डालने के बाद क्या होगा, जब पैथोजन बॉडी में गया तो हमारा इम्यून सिस्टम करेगा अरे ये आया पैथोजन, ये बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस कर सकता है, तो तुरंत के तुरंत हमारा इम्यून सिस्टम उस पैथोजन के खिलाफ क्या बना लेगा, एंटीबॉडी, एंड उस पैथोजन को क्या कर देगा, किल कर देगा। बोलो हाँ कि ना। अब पैथोजन को तो किल कर दिया एंटीबॉडी बना के, लेकिन उसकी मेमोरी को क्या कर लिया, स्टोर कर लिया। अगली बार जब असली वाला ओरिजिनल पैथोजन बॉडी के अंदर आएगा तो तुरंत इम्यून सिस्टम मेमोरी के बेस पे पहचान लेगा यही है वो जो पिछले बार इंफेक्शन करने आया था, और तुरंत के तुरंत सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स देगा और उसको क्या कर देगा, किल। तो जब भी पूछे कि बताओ वैक्सीनेशन में क्या करते हैं, तो हमने बोला इसमें एंटीजेनिक प्रोटीन को, इनएक्टिवेटेड और मैंने कहा वीकेंड पैथोजन जो थे उनको बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। किस लिए, बॉडी में पैथोजन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने के लिए, कि अगली बार जब सच्ची वाला पैथोजन आए तो तुरंत के तुरंत उसको मार दिया जाए, वो बॉडी में डिजीज प्रोड्यूस नहीं कर पाए। तो वैक्सीनेशन जो है वो पैथोजन के अगेंस्ट डिजीज में रेजिस्टेंस डेवलप प्रोवाइड करवाता है, दैट इज प्रोफाइलेक्सिस डेवलप करवाता है, ताकि जब सच्ची वाला अपने पास पैथोजन बॉडी में आए तो डिजीज प्रोड्यूस ना हो। तो वैक्सीनेशन डिजीज होने से पहले करवाया जाता है ताकि बॉडी में डिजीज ना हो। एक बात कान खोलकर सुन लो कि वैक्सीनेशन और वैक्सीन किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई ड्रग नहीं है, ये तो डिजीज के अगेंस्ट रेजिस्टेंस डेवलप करने का एक तरीका मात्र है बस। चलो भैया मैं आगे, यहां तक की बात क्लियर है। चलिए अगला कंसेप्ट पहुंचते एलर्जी। यार सवाल था सर एलर्जी क्या होती है। बेटा हमारे एनवायरमेंट में बहुत सारे एंटीजन्स हैं, जब किसी एनवायरमेंटल एंटीजन को
को हमारा इम्यून सिस्टम एक्सिस रेस्पॉन्स दे दे, मतलब एंटीजन की औकात तो थी कम, लेकिन इम्यून सिस्टम ने उसको उसकी औकात से ज्यादा क्या दे दिया, रेस्पॉन्स दे दिया, बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स दे दिया। तो एक्सिस रेस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम अगेंस्ट एक्सटर्नल और एनवायरमेंटल एंटीजन, उसी को क्या बोलते हैं, एलर्जी बोलते हैं। अरे हाँ कि ना। और ऐसे कोई भी सब्सटेंस, केमिकल सब्सटेंस जो एलर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा एलर्जन। उन्हें क्या बोलते हैं, एलर्जन। जब भी बॉडी में कोई एलर्जन आएगा, तुरंत के तुरंत बी सेल जो थी वो एक एंटीबॉडी बनाएगी, जिसको बोलेंगे आईजीई एंटीबॉडी। तो जब भी पूछे कि एलर्जी वाले केस में कौन सी एंटीबॉडी पार्टिसिपेट करती है, आप कहोगे आईजीई एंटीबॉडी। एलर्जन आया, तुरंत के तुरंत बी सेल ने क्या बनाई, आईजीई एंटीबॉडी। ये आईजीई एंटीबॉडी जो थी, ये तुरंत के तुरंत जाके किससे जुड़ गई, एलर्जन से जुड़ गई। दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया, हाँ कि ना। अब इस आईजीई एंटीबॉडी का रिसेप्टर प्रेजेंट होता है मास्ट सेल की सरफेस पे। कौन सी सेल की सरफेस पे, मास्ट सेल की सरफेस पे। ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जाके किससे जुड़ गया, मास्ट सेल से। और जो ही मास्ट सेल से जुड़ा, मास्ट सेल हुई एक्टिवेट एंड उसने सिक्रीट करना शुरू कर दिया हिस्टामिन, सेरोटोनिन, प्रोस्टोग्लैंडिन्स, इन सारे मटेरियल का क्या कर दिया, सिक्रीशन। और एग्जैक्टली में यही तो थे जो कि एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, एलर्जिक रिएक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। सवाल था सर फिर एलर्जी के सिम्टम्स क्या है बेटा। एलर्जी का सिम्टम्स है लगातार छींक आना, स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, किसी को सांस लेने में दिक्कत, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, ये सारे सारे किसके सिम्टम्स है, एलर्जी के सिम्टम्स है। सवाल था सर एलर्जी का ट्रीटमेंट। यस बेटा, एलर्जी का कोई भी परमानेंट क्योर नहीं है। एलर्जी का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है कि जिस चीज से आपको एलर्जी है, आप उससे दूरी बना के रखे, एलर्जन से डिस्टेंस मेंटेन रखे। यही एलर्जी का सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट है। लेकिन फिर भी अगर एलर्जी हुई तो हम उसको कई सारी मेडिसिन देते हैं। सबसे पहले हम उसको देते हैं एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड ड्रग्स देते हैं, ताकि एलर्जिक इफेक्ट क्विकली, बहुत जल्दी रिड्यूस किया जा सके। सवाल था सर क्या अपने पास एलर्जी का कोई एग्जांपल है। हाँ भैया, एग्जांपल है, जैसे ब्रोंकियल अस्थमा, ये एक एलर्जी है। हे फीवर, ये भी एक एलर्जी है। एनाफाइलेटिक शॉक, ये भी एक टाइप की एलर्जी है। तो ये सारे सारे किसके एग्जांपल लिए हमने, एलर्जी के एग्जांपल लिए। ठीक है जी, आगे बढ़ते देखिए। अगला था अपने पास, वो था ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। सवाल था सर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है। सर बड़े ध्यान से देखना, ऑटो का मतलब सेल्फ, इम्यून मतलब इम्यूनिटी आ गई, डिसऑर्डर मतलब डिजीज, प्रॉब्लम, एबनॉर्मलिटी। ऐसी एबनॉर्मलिटी जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे खुद के बॉडी के ऑर्गन्स, या मैं कहूं हमारे खुद के बॉडी के एंटीजन के खिलाफ ही एंटीबॉडी बना दे, उसे बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है कि सेल्फ एंटीजन या बॉडी के ही एंटीजन के अगेंस्ट क्या बन गया, एंटीबॉडी बन गया। उसी के अगेंस्ट दे दिया गया इम्यून रेस्पॉन्स, जिसकी वजह से बॉडी का खुद का ऑर्गन और टिश्यू ही क्या हो गया, डिस्ट्रॉय। इसी को बोलते हैं अपन ऑटो इम्यून डिजीज। सवाल था सर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, क्योंकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो थी उसके ये एक करैक्टर था कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी की एक खास बात थी कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ एंटीजन को डिस्क्रिमिनेट कर सकती थी, पहचान सकती थी कि कौन सा तो हमारी बॉडी का एंटीजन है और कौन सा बाहर का। जो बॉडी का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स नहीं देती, और जो बाहर का एंटीजन होता है उसके अगेंस्ट इम्यून रेस्पॉन्स देती है। तो फिर क्यों हमारी बॉडी के एंटीजन को ही उसने इम्यून रेस्पॉन्स दिया। बेटा कई बार एबनॉर्मल केसेस में कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से, या मैं कह दूं किसी मेडिसिन वगैरह के साइड इफेक्ट की वजह से, या किसी अननोन रीजन की वजह से, कई बार हमारा इम्यून सिस्टम भी पगला जाता है और वो पहचान ही नहीं पाता कि कौन सा तो अपना एंटीजन और कौन सा बाहर का एंटीजन, और गलती से वो अपने एंटीजन के अगेंस्ट ही क्या दे देता है, इम्यून रेस्पॉन्स। तभी तो हमारे क्या होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब इस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के भी कई एग्जांपल हैं। लाइक सबसे पहला बात करके चले तो मायस्थेनिया ग्रेविस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, हाशिमोटो डिजीज एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस। ये सारे के सारे किसके एग्जांपल है, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के एग्जांपल है। चले जी आगे, अगला देखिएगा, अगला देखिएगा। अगला अपने पास है लिम्फोइड ऑर्गन्स। बेटा लिम्फोइड ऑर्गन्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया। पहला अपने पास है प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन एंड दूसरा अपने पास है सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बेटा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन तो वो जगह थी जहां पे लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता है एंड उनका मैच्योरेशन होता है।
लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन एंड मैच्योरेशन जिस साइट पे होता है उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन। और ये दो है, पहला है मेरे पास रेड बोन मैरो एंड दूसरा थाइमस ग्लैंड। दूसरा है मेरे पास थाइमस ग्लैंड। आपको बता दूं, रेड बोन मैरो वो जगह थी जहां पे डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन होता है किसका? बी लिम्फोसाइट्स का। एंड थाइमस ग्लैंड वो जगह थी जहां पे मैच्योरेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है किसका? टी लिम्फोसाइट्स का। जहां पे मैच्योरेशन एंड डिफरेंशिएशन होता है किसका? टी लिम्फोसाइट का, उसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। बोलो हाँ कि ना? नेक्स्ट, दूसरा था सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। बच्चे, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में लिम्फोसाइट बनी, उनका मैच्योरेशन हुआ, और मैच्योरेशन के बाद वो जाके कहां इकट्ठी हो गई? वो जाके इकट्ठी हो जाती, स्टोर कर ली जाती है किसमें? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो वो कहां स्टोर होती है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में। तो मैं ये कह दूं कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन वो जगह थी जहां पे मैच्योर लिम्फोसाइट को स्टोर किया जाता है, एंड उनका मल्टीप्लीकेशन जो होता है वो कहां होता है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन में होता है। और यही वो जगह थी जहां पे एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होता है। सवाल था सर सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का कोई एग्जांपल है? यस, अपने पास एग्जांपल है। लाइक अपने पास स्प्लीन हुआ, लिम्फ नोड्स हुआ, माल्ट हुआ, दैट इज म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू। और ये क्वेश्चन तो नीट में भी आ चुका है मेरे दोस्त कि माल्ट जो है वो ह्यूमन बीइंग की बॉडी के टोटल लिम्फोइड टिश्यूज का अबाउट 50% पार्ट अकेला कौन? माल्ट। याद रखना, ये स्प्लीन जो मेरे पास है ये अपने पास है लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। ये अपने पास है बेटा लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन। ये अपने पास लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है जो कि बीन शेप्ड है। जो कैसा है? बीन शेप्ड। हमने बोला ये लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन है, और कैसा है ये अपने पास? ये अपने पास है बीन शेप्ड। कौन? स्प्लीन। चले जी, प्राइमरी केवल ये दोनों, इन दोनों को छोड़ के बाकी जितने भी लिम्फोइड ऑर्गन है सीधा तुक्का मारना है। कैसे हुए? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। चले जी आगे, आगे देखते, बड़े ध्यान से देखिए। आगे हम बात करते हैं एक अगली वायरल डिजीज के बारे में जिसका नाम था एड्स। हाँ कि नाम? सबसे पहले सवाल था सर एड्स की फुल फॉर्म क्या है? बेटा एड्स की फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड क्यों बोला? ये वो डिजीज थी जो कोई भी एनिमल या मैं कहूं ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ स्पैन के दौरान एक्वायर करता था, या उसके जीवन काल के दौरान उसमें होती थी। मतलब ये बाई बर्थ प्रेजेंट नहीं होती। अरे बाई बर्थ प्रेजेंट नहीं है तो इसका मतलब ये एक कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। कौन सी? एड्स। कैसी है? एक्वायर्ड। इम्यूनो डिफिशियंसी, मतलब ये एक ऐसी डिजीज थी जिसमें इम्यूनो डिफिशियंसी होती थी, मतलब इम्यून सिस्टम जो था वो हो जाता था बहुत कमजोर, इम्यूनिटी क्या होती थी? बहुत वीक। एंड ये थी सिंड्रोम। बेटा सिंड्रोम वर्ड का मतलब है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, मतलब यहां पे कई सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। अरे बहुत सारे अलग अलग तरह के सिम्टम्स होंगे, इसका मतलब तो ये हुआ बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिजीज भी यहां पे होगी। अरे हाँ कि ना? इसलिए इसको बोला सिंड्रोम। तो वर्ड पूछेगा मीनिंग ऑफ सिंड्रोम, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को क्या बोलते हैं? सिंड्रोम। सवाल था सर एड्स का पैथोजन कौन सा है? बेटा वो है HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। बोला हाँ कि ना? अब ये जो HIV एड्स है, मैंने पहले बोला ये एक एक्वायर्ड डिजीज है, ये एक कॉन्जेनिटल डिजीज नहीं है। और HIV एड्स सबसे पहले 1981 में यूएसए में देखा गया था। कहां देखा गया था? यूएसए में देखा गया था। और आपको बता दूं बेटा कि इस HIV एड्स की वजह से दुनिया में लगभग अब तक मोर देन 25 मिलियन लोगों की मौत हो चुकी है। बोलो यस कि नो? सवाल था सर अगर हमसे कोई पूछे इस HIV वायरस की स्ट्रक्चर बताओ तो कैसी स्ट्रक्चर है? बेटा ये अपन ने HIV वायरस की स्ट्रक्चर बनाई। HIV वायरस एग्जैक्टली में एक रिट्रो वायरस है जिसमें दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA प्रेजेंट है। ये जो सांप की तरह के दिखाई दे रहे ये एग्जैक्टली में क्या है? टू सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स, दो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA फिलामेंट्स प्रेजेंट है किसमें? HIV वायरस में। और इस HIV वायरस की सरफेस पर एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं GP120। GP का मतलब ग्लाइकोप्रोटीन 120। और ये ग्लाइकोप्रोटीन 120 है, ये एग्जैक्टली में मैक्रोफेज एंटी हेल्पर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट CD4 रिसेप्टर का कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मैंने कहा कि GP120 किसका कॉम्प्लीमेंट्री? CD4 रिसेप्टर, जो कि मैक्रोफेज एंटी हेल्पर सेल की सरफेस पे प्रेजेंट है। इसीलिए HIV वायरस जो था वो GP120 प्रोटीन की हेल्प से किससे जुड़ेगा? CD4 रिसेप्टर ऑफ मैक्रोफेज एंड टी हेल्पर सेल से जुड़ेगा। बोलो हाँ कि ना? सवाल था जुड़ के क्या करेगा, कैसे करेगा? बड़े ध्यान से देखिएगा।
जब भी बेटा एचआईवी वायरस का जब भी पूछे मोड ऑफ इंफेक्शन क्या था, तो हमने बोला मल्टीप्लिकेशन कहां करेगा, हमने बोला मल्टीप्लिकेशन सबसे पहले कहां पे करेगा, हमने बोला मैक्रोफेज एंड टी लिम्फोसाइट्स में करेगा। और टी लिम्फोसाइट्स में भी कौन सी में, हमने बोला टी हेल्पर में। कौन सी में, टी हेल्पर में। क्यों, क्योंकि इसका GP120 जो फिलामेंट था वो किसके कॉम्प्लीमेंट्री था, CD4 रिसेप्टर के। अब एनसीईआरटी माता का ये डायग्राम हमने लिया। इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे ये एचआईवी वायरस जो कि एक रिट्रोवायरस है जिसमें दो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए प्रेजेंट है। ये अपने GP120 प्रोटीन की हेल्प से मैक्रोफेज और टी हेल्पर सेल की सरफेस के CD4 रिसेप्टर से जुड़ता है और अपने सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो था उसको होस्ट सेल में रिलीज कर देता है। अरे हाँ कि ना, इंट्रोड्यूस कर दिया। अरे हाँ कि ना, इस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से बदला जाता है। वो बदला जाता है डीएनए में। किस में बदला जाता है, डीएनए में। वो एंजाइम जिसकी हेल्प से बदला जाता है उसे अपन बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से किस में बदल दिया, डीएनए में। देन ये डीएनए जो था, इस डीएनए को इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल से जोड़ दिया जाता है। अरे जब होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल से जोड़ दिया और होस्ट सेल के जेनेटिक मटेरियल का जब होगा ट्रांसक्रिप्शन, तो मैंने बोला कि इस डीएनए की वजह से भी नया आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा। ये वायरल आरएनए बन गया। जब होस्ट सेल में होगा ट्रांसलेशन तो इस वायरल आरएनए से भी क्या बनेगी, प्रोटीन। वायरल आरएनए से भी क्या बनेगी, प्रोटीन। उस प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम की एक्टिविटी से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा एंड तोड़ने के बाद उन सारे प्रोटीन को एक एनवेलप में पैक कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से अपने पास खूब सारे नए वायरस बन जाएंगे और ये नए वायरस जो थे ये सेल से बाहर निकल जाएंगे। बोलो हाँ कि ना। ये पूरी की पूरी कहानी एनसीईआरटी माता के डायग्राम की कहानी है। चलूं मैं आगे देखिए। अगली बात थी कि सर आप ये बताइए मोड ऑफ एक्शन ऑफ एड्स वायरस। एड्स का वायरस, एचआईवी वायरस कैसे काम करता है। हमने बोला ये एचआईवी वायरस सबसे पहले बॉडी में एंटर हुआ और एंटर होके कितनी जगह पे जा सकता है, दो जगह पे, या तो मैक्रोफेज में या टी लिम्फोसाइट में। अगर ये मैक्रोफेज में गया तो मैक्रोफेज में जाके ये केवल और केवल क्या करता है, अपना मल्टीप्लिकेशन, अपने नंबर बढ़ाता है, कभी भी मैक्रोफेज को मारता नहीं है। तो ध्यान रखना, मैक्रोफेज में केवल एचआईवी वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है, कभी भी मैक्रोफेज को मारता नहीं है। इसीलिए मैक्रोफेज को बोलते हैं फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस। मैक्रोफेज को क्या बोलते हैं, फैक्ट्री ऑफ एचआईवी वायरस। लेकिन अगर एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल में गया तो टी हेल्पर सेल में पहले ही अपना मल्टीप्लिकेशन करेगा और उसके बाद टी हेल्पर सेल को मार डालेगा। टी हेल्पर सेल को मार डालेगा और टी हेल्पर सेल को मार डालेगा तो टी हेल्पर सेल को मारेगा तो टी हेल्पर सेल की संख्या घटेगी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल घटेगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे इम्यूनिटी क्या होने लगेगी, कम। बेटा जब धीरे धीरे इम्यूनिटी कम होने लगेगी तो एड्स के अर्ली सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। अर्ली सिम्टम्स में क्या दिखाई देगा, पर्सन को फीवर लगेगा, डायरिया लगेगा, उसकी बॉडी का वेट लॉस बहुत तेजी से होगा। अरे हाँ कि ना। फिर लगातार जब एचआईवी वायरस टी हेल्पर सेल को मारता रहेगा तो टी हेल्पर सेल की कंटिन्यूस किलिंग की वजह से टी हेल्पर सेल के नंबर बहुत बहुत कम हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएंगे लेस देन 200 इन यूनिट वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे, लेस देन 200 हो जाएंगे। इतने कम नंबर जब टी हेल्पर सेल के हो जाएंगे तो मैंने कहा कि इस वजह से होस्ट का इम्यून सिस्टम बहुत बहुत क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। जो ही होस्ट का इम्यून सिस्टम कम हुआ तो कुछ ऐसे पैथोजन थे जिनकी औकात नहीं थी कि नॉर्मल स्टेज में वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होकर डिजीज पैदा कर सके, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम उनको देखते क्या करवा देता था, डिस्ट्रॉय करवा देता था। उन्होंने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया, मौके का फायदा उठाया कि अब इसका इम्यून सिस्टम क्या हो चुका है, बहुत कम, और उन्होंने बॉडी में क्या कर दिया, इन्फेक्शन। तो मैंने बोला ऐसे पैथोजन जो नॉर्मल स्टेज में बॉडी में घुस के डिजीज पैदा नहीं कर सकते थे, उन्होंने भी मौके का फायदा उठा के क्या किया, इन्फेक्शन। तो इस मौके का फायदा उठा के इन्फेक्शन को बोलते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। उनमें किसका, जैसे माइकोबैक्टीरियम ने कर दिया, कुछ फंजाई कर लेते हैं, कुछ वायरस कर लेते हैं, टॉक्सोप्लाज्म प्रोटोजोन कर लेते हैं, एटसेट्रा। ये सारे के सारे वो थे जो क्या करते हैं, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन करते हैं, जिसकी वजह से पर्सन में बहुत सारी बीमारियां हो जाती है। अरे जब बहुत सारी बीमारियां हुई तो बहुत सारे अलग अलग सिम्टम्स भी आए, तभी तो वर्ड यूज किया सिंड्रोम, दैट इज ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। चले भैया, अब सवाल था सर ये एचआईवी एड्स जो था इसका डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट कैसे करें।
बेटा एचआईवी एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट है, उसको बोलते हैं एलिजा, दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट। ऐसे इसका कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट। तो जब भी बोले एचआईवी एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट, वेस्टर्न ब्लोट टेस्ट, स्क्रीनिंग टेस्ट, दैट इज एलिजा। सवाल था सर ट्रीटमेंट क्या था? बेटा एचआईवी एड्स के ट्रीटमेंट में हम पर्सन को देते हैं एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। क्या देते हैं? एंटी रिट्रोवायरल ड्रग। ये एंटी रिट्रोवायरल ड्रग जो थी ये पार्शियली इफेक्टिव है, ये कभी भी एचआईवी वायरस को मार नहीं सकती, केवल उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर सकती है कि वो धीरे धीरे मल्टीप्लाई करे। मतलब ये हुआ कि अगर एंटी रिट्रोवायरल ड्रग देंगे तो पर्सन जो था उस पर्सन को मरने से बचाया तो नहीं जा सकता, लेकिन उसकी लाइफ को प्रोलोंग जरूर किया जा सकता है। जो पर्सन 5 साल में मरने वाला था, अगर दवाई देंगे तो वो 10 साल तक जिंदा रहेगा, मतलब उसकी लाइफ बढ़ाने का काम कर सकते हैं। चलूं मैं आगे? यस, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगली हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कैंसर के बारे में। जब भी पूछे कैंसर है क्या, हमने बोला कैंसर जो है वो हमारी बॉडी की सेल में अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल एंड एक्सिस माइटोसिस जो होता है, उस एक्सिस माइटोसिस डिवीजन ऑफ सेल को, उसी को क्या बोलते हैं? कैंसर। उसी को क्या बोलते हैं? कैंसर। ध्यान रखना, कैंसर की सेल जो होती है वो एबनॉर्मल सेल है एंड अनडिफरेंशिएटेड सेल है। एबनॉर्मल सेल है एंड कैसी है? अनडिफरेंशिएटेड सेल। अरे अनडिफरेंशिएटेड सेल है तो इसका मतलब उसका कोई भी फिक्स लाइफ स्पैन नहीं है, कोई भी फिक्स लाइफ स्पैन नहीं है। सवाल था सर एक नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल जो थी उन दोनों को डिस्क्रिमिनेट कैसे करें? बड़े ध्यान से देखिएगा बेटा, नॉर्मल सेल है उसमें डिवीजन जो होता है वो एक रेगुलेटेड मैनर, एक कंट्रोल्ड मैनर में होता है, जबकि कैंसरस सेल में डिवीजन जो होता है वो अनकंट्रोल्ड और मैं कहूं अनरेगुलेटेड मैनर में होता है। पहली बात। दूसरी बात, नॉर्मल सेल है वो एक स्पेशल नेचर होता है, दैट इज कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। वो एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन का नेचर शो करती है, जबकि कैंसर सेल है वो कभी भी कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करती। बड़ी प्यारी सी बात है, कॉन्टैक्ट इनहिबिशन को शो नहीं करती। नॉर्मल सेल जो होती है वो डिफरेंशिएटेड सेल होती है, मतलब उस सेल का एक फिक्स लाइफ स्पैन है, जबकि कैंसर सेल है वो अनडिफरेंशिएटेड सेल है, मतलब उसका फिक्स लाइफ स्पैन नहीं है। अगर नॉर्मल सेल एंड कैंसर सेल को कंपेयर करोगे तो कैंसर सेल में डीएनए का अमाउंट ज्यादा होगा, जबकि नॉर्मल सेल में डीएनए का अमाउंट कम है। नॉर्मल सेल में डीएनए का अमाउंट कम है। चलो भैया हम आगे नेक्स्ट देखिए। अगला था सर ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। एक नॉर्मल सेल जो थी वो कैंसर सेल में कैसे बदलती है? पहले मैं नॉर्मल सेल के बारे में बताता हूं। मान लीजिए नॉर्मल सेल है बेटा, इस नॉर्मल सेल में डिवीजन हमने बोला कंट्रोल्ड मैनर में होता है। होता क्या है कि हर एक नॉर्मल सेल में एक जीन होती है जिसको बोलते हैं प्रोटो ओंकोजीन या सी ओंकोजीन। ये सी ओंकोजीन जो है ये सेल में कंट्रोल्ड डिवीजन करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। क्या करवाने के लिए? कंट्रोल्ड माइटोसिस करवाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। कौन सी? प्रोटो ओंकोजीन। एंड जब माइटोसिस पूरा हो गया तो एक्सिस माइटोसिस को रोकने के लिए वहां पे एक ट्यूमर सप्रेसर जीन प्रेजेंट है। ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जितना माइटोसिस करवाना होगा उतना कंप्लीट होते ही नेगेटिव फीडबैक देगी और कहेगी बस अब माइटोसिस को रोक दे। बोलो हाँ कि ना? इस तरह एक नॉर्मल सेल में कंट्रोल्ड मैनर में डिवीजन चलता रहता है। लेकिन सवाल था कि एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कैसे बदली? अरे हाँ कि ना? तो मैंने बोला ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है कन्वर्जन ऑफ नॉर्मल सेल इनटू कैंसर सेल, उसी को बोलते हैं ओंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। कैसे हुआ? बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये नॉर्मल सेल थी और इस नॉर्मल सेल में ये प्रोटो ओंकोजीन थी, दैट इज सी ओंकोजीन थी, जो कि सेल में माइटोसिस करवा रही थी एक रेगुलेटेड मैनर में। बोलो हाँ कि ना? और जो ही माइटोसिस का काम पूरा हुआ, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन जो थी ये उस माइटोसिस को बंद करवा रही थी। नॉर्मल काम ऐसे ही तो हो रहा था। अब हुआ क्या कि जो ही अपने पास आए कार्सिनोजन उन सब्सटेंस को बोलते हैं जो कि कैंसर प्रोड्यूस करवाते हैं। वो क्या हो सकते हैं? वो अपने पास रेडिएशन हो सकता है, वो अपने पास कोई केमिकल एजेंट हो सकता है, वो अपने पास कोई बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है। कोई रेडिएशन हो सकता है, केमिकल एजेंट हो सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकता है। ये होते कार्सिनोजेंस। ये कार्सिनोजेंस आए और इन्होंने इस प्रोटो ओंकोजीन में चेंज इंड्यूस कर दिया, या मैं कह दूं प्रोटो ओंकोजीन में म्यूटेशन करवा दिया। और जो ही प्रोटो ओंकोजीन में म्यूटेशन हुआ ये बदल गई ओंकोजीन में। किस में बदल गई? ओंकोजीन में। और ये ओंकोजीन जो थी ये प्रोटो ओंकोजीन की तुलना में बहुत ज्यादा एक्टिव फॉर्म थी। अरे जब ये ज्यादा एक्टिव फॉर्म थी तो ये नॉर्मल सेल को बहुत ज्यादा स्टिमुलेट करेगी, उसे एक्सिस स्टिमुलेशन देगी फॉर डिवीजन। जब एक्सिस स्टिमुलेशन देगी डिवीजन के लिए तो ये एक्सिस डिवीजन शुरू करेगी। बोलो हाँ कि ना? पहला काम। दूसरा काम क्या हुआ कि इन कार्सिनोजेंस ने, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन थी
जो क्या काम कर रही थी कि जितना जरूरत था उतना डिवीजन होने के बाद डिवीजन को क्या करवा रही थी, बंद। इस ट्यूमर सप्रेसर जीन को ये क्या कर देती है, इनएक्टिव कर देती है। अरे जब इनएक्टिव कर दिया तो अब मेरे को बताओ कोई है जो ये कह दे कि अब डिवीजन मत कर, रुक जा, ऐसा कहने वाला कोई भी नहीं है। तो ध्यान रखना, कार्सिनोजेंस ने दो काम किया, प्रोटो ऑन्कोजीन को तो किसमें कन्वर्ट किया, ऑन्कोजीन में, एंड ट्यूमर सप्रेसर जीन का क्या किया, इनएक्टिवेशन। अरे जो ही इसका इनएक्टिवेशन हुआ तो अब इनहिबिशन होगा कि नहीं होगा, हमने बोला जो ही इनएक्टिवेशन किया तो अब इनहिबिशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने बोला नो इनहिबिशन। नो इनहिबिशन, जब कोई भी इनहिबिट करने वाला नहीं है। और जब कोई इनहिबिट करने वाला है नहीं तो नॉर्मल सेल को एक्सिस डिवीजन की स्टिमुलेशन मिल रहे हैं, वो लगातार एक्सिस डिवीजन करती जाएगी और एक्सिस अनकंट्रोल डिवीजन करती जाएगी। तो कैसी बन गई, कैंसर सेल बन गई कि नहीं बन गई। और कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, एब्सेंट। बोलो हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। अब बड़े ध्यान से देखना, क्या बात था सर, हमने बोला कैंसर सेल ने एक्सिस डिवीजन करके बना लिया ट्यूमर। बोलो हाँ कि ना, ट्यूमर बना लिया। वो ट्यूमर कितने टाइप के होते हैं, हमने बोला भैया ट्यूमर जो थे एग्जैक्टली में, ट्यूमर जो थे वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है बिनाइन ट्यूमर, एक होता है मैलिग्नेंट ट्यूमर। एग्जैक्टली में बिनाइन ट्यूमर जो है वो नॉन कैंसरस ट्यूमर है। ये ट्यूमर जिस जगह पे बनता है ये हमेशा उसी जगह पे प्रेजेंट होता है, कभी भी बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होता। इसलिए हम कहते हैं कि ये ऐसे ट्यूमर थे जो कि नॉन मैलिग्नेंट थे, नॉन कैंसरस थे, इनमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट नहीं था, मतलब शरीर को इनसे कोई खतरा नहीं था। दूसरे ट्यूमर होते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। एग्जैक्टली में इन मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही अपन बोलते हैं कैंसरस ट्यूमर। तो अगर कहे कि सभी ट्यूमर कैंसरस ट्यूमर है तो आप कहोगे नहीं, बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसरस ट्यूमर है। जबकि कैंसर वर्ड जो कैंसरस ट्यूमर बोला जाता है वो किसको बोला जाता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर को। इन मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि कैंसर सेल का ग्रुप प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स। और वो नियोप्लास्टिक सेल्स और ट्यूमर सेल्स जो है वो नॉन कैप्सुलेटेड है। वो जहां पे ट्यूमर बना वहां से सेल्स टूटेगी, टूट के ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट में जाके नया ट्यूमर बनाएगी। मतलब मैलिग्नेंट ट्यूमर वो था जिसमें कैंसर सेल जो थी वो बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होती है। मतलब इसमें बेटा मेटास्टेसिस क्या होता है, प्रेजेंट, जबकि इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता। अब आपको पता है ट्यूमर सेल में लगातार बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड डिवीजन होता है। और जब वो लगातार बहुत तेजी से अनकंट्रोल्ड डिवीजन करेगी, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड होगी, तो वो स्प्रेड होके बॉडी के दूसरे टिश्यूज एंड सेल्स को क्या करेगी, डैमेज भी बहुत तेजी से करेगी। अरे हाँ कि ना। और अनकंट्रोल्ड डिवीजन करने के लिए, तेज डिवीजन करने के लिए एनर्जी चाहिए बहुत ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स चाहिए बहुत ज्यादा। तो वो सेल्स ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करती है। इसलिए नॉर्मल सेल के साथ वो न्यूट्रिएंट्स के लिए क्या करती है, कंपटीशन, और कंपटीशन करती है जिससे नॉर्मल सेल बेचारी भूखी मर जाती है। चलो भैया आगे, यही बात एनसीईआरटी माता ने यहां पे लिख रखी है, आप देख सकते हैं। चलो मैं आगे, नेक्स्ट अगली बात थी सर, अगर हमसे कोई पूछे कार्सिनोजेंस, तो मैंने पहले बताया कार्सिनोजेंस क्या है, ऐसे सब्सटेंसेस जो कैंसर प्रोड्यूस करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, कार्सिनोजेंस। और ये कार्सिनोजेंस अपने पास तीन टाइप के हो सकते हैं, रेडिएशन, केमिकल एजेंट्स एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। रेडिएशन में आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है जिसमें एक्सरेज एंड गामा रेज आती है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन हो सकती है जिसमें यूवी रेज आती है। केमिकल एजेंट्स में टबैको च्यूइंग करना हो सकता है, टबैको च्यूइंग की वजह से ओरल कैंसर होता है। टबैको स्मोक हो सकता है जिसकी वजह से लंग कैंसर होता है। कैडमियम ऑक्साइड की वजह से प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड कैंसर होता है। बायोलॉजिकल एजेंट में ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं जिनकी वजह से कैंसर प्रोड्यूस होता है। सवाल था सर, आप बताइए कैंसर का डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस कैसे करें। बेटा कैंसर के डिटेक्शन के लिए ब्लड को चेक कर सकते हैं या हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी दैट इज बायोप्सी कर सकते हैं, जिसमें सस्पेक्टेड ऑर्गन का छोटा सा पीस लेके एंड उसको अंडर द माइक्रोस्कोप स्टडी किया जाता है कि सेल का साइज एंड शेप के बारे में थोड़ा सा आइडिया लिया जाता है, और ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट है। उसके अलावा रेडियोग्राफी कर सकते हैं जिसमें एक्सरे करोगे तो एक्सरे में 2D इमेज बनेगा और उसमें एक्सरेज यूज की जाएगी। सीटी स्कैन आप करोगे, कंप्यूटेड टोमोग्राफी आप करोगे तो उसमें 3D इमेज बनेगा और उसमें भी एक्सरेज यूज होगी। आप एमआरआई यूज कर सकते हो, एग्जैक्टली में एमआरआई जो है उसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड यूज किया जाता है एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज की जाती है और इंटरनल ऑर्गन्स का एक क्लियर इमेज बनाया जाता है। और सबसे सेफेस्ट टेक्निक जो है वो एग्जैक्टली में एमआरआई है। करंट में एक और टेक्निक यूज की जाती है जिसको बोलते हैं मॉडर्न टेक्निक।
इस मॉडर्न टेक्निक में हम कैंसर स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी का यूज करते हैं, दैट इज मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का यूज करते हैं, और उसके बेसिस पे हम कैंसर को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। सवाल था सर कैंसर का डिटेक्शन तो हो गया, क्या अपन ट्रीटमेंट बता सकते हैं? हाँ जी, सबसे पहला हम सर्जरी करें और सर्जरी करके और कैंसरस सेल्स को और ट्यूमर सेल्स को रिमूव कर दें। दूसरा तरीका था रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में हम बेटा आयनाइजिंग रेज यूज करते हैं, लाइक गामा रेज जो था वो बहुत तेज रेडिएशन उस कैंसरस सेल के ऊपर डालते हैं, जिसकी वजह से वो कैंसरस सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। नेक्स्ट कीमोथेरेपी। बेटा कीमोथेरेपी जो थी उसमें हम यहां पे कुछ एंटी कैंसर ड्रग यूज करते हैं जो कि स्टीरॉयड ड्रग्स होती हैं, और वो स्टीरॉयड ड्रग्स जो थी उन स्टीरॉयड ड्रग्स के साइड इफेक्ट भी थे। दो बड़े कॉमन साइड इफेक्ट हमें देखने को मिले। पहला तो जिस पर्सन को कीमोथेरेपी दी जाएगी उनका हेयर जो था बॉडी से हेयर जो था वो हेयर सारे सारे क्या हो जाएंगे, गायब, मतलब उस पर्सन में हेयर फॉल होता है, पहली बात। एंड दूसरी बात उस पर्सन में हो जाता है एनीमिया। तो हेयर फॉल एंड एनीमिया है, ये दो बड़े साइड इफेक्ट थे किसके, कीमोथेरेपी के। अगला था इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी में हम बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर्स लाइक अल्फा इंटरफेरोन को यूज करते हैं। ये क्या काम करते हैं बेटा, कैंसरस सेल जो थी वो एबनॉर्मल सेल थी, वो एबनॉर्मल सेल इम्यून सिस्टम से अपने आप को बचाने के लिए छुपी हुई रहती है। तो हम जब ये यूज करते हैं बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स मॉडिफायर दैट इज अल्फा इंटरफेरोन, तो ये अल्फा इंटरफेरोन क्या काम करती है, इम्यून सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है। और जब इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एक्टिव होगा तो वो जो हिडन कैंसरस सेल थी उसको ढूंढ लेगा और ढूंढ के क्या करेगा, डिस्ट्रॉय। यही काम कौन करता है, इम्यूनोथेरेपी करता है। लेकिन आपको बता दूं कि मोस्टली कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से होता है, दैट इज सर्जरी भी होती है, रेडियोथेरेपी भी होती है एंड कीमोथेरेपी भी होती है। मतलब ट्रिपल अटैक करके हम मोस्टली कैंसर का ट्रीटमेंट करते हैं। बोलो हां कि ना। अगला देखना, अगला हम बात कर रहे हैं ड्रग्स एंड अल्कोहलिक अब्यूज। बेटा ये भी एक बड़ा प्यारा सा पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट सा पोर्शन है जो एनसीईआरटी में गिवन है। सबसे पहला सवाल ही आता है कि सर ये ड्रग्स का मतलब क्या है, ड्रग्स का मतलब क्या है? अरे हाँ कि ना, हमने बोला ड्रग्स वो केमिकल सब्सटेंस है जो कि किसी भी रेसिपिएंट के फिजियोलॉजिकल सिस्टम एंड पैथोलॉजिकल स्टेट को बदल दे। मतलब बॉडी की फिजियोलॉजी को बदल दे, मॉडिफाई कर दे, या उसमें कोई बीमारी वगैरह थी, पैथोलॉजिकल स्टेट थी, उसको चेंज कर दे, उसको सही कर दे। और ये मोस्टली जो ड्रग थी बेटा, हम उन ड्रग्स का यूज जो कर रहे थे नॉर्मली वो बहुत सारे मेंटल डिजीज, मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में कर रहे थे। लाइक किसी को डिप्रेशन हुआ, इंसोम्निया हुआ, ऐसी डिजीज के, मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में ड्रग्स का यूज कर रहे थे। अरे हाँ कि ना। तो जब भी पूछे ड्रग्स क्या है तो ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो रिसिपिएंट की बॉडी के फिजियोलॉजिकल सिस्टम और मैं कहूं पैथोलॉजिकल स्टेट जो थी उसको क्या कर दे, मॉडिफाई कर दे, बदल दे। तो उन केमिकल सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, ड्रग्स। जनरली किसमें यूज की जाती है, एज ए मेडिसिन यूज की जाती है मेंटल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में। अब सवाल था सर ये टर्म यूज करी आपने ड्रग अब्यूज, ड्रग अब्यूज का क्या मतलब है? बेटा ड्रग अब्यूज का सीधा सा मतलब है कि जब कोई पर्सन बिना किसी डॉक्टर की सलाह के, बिना किसी मेडिकल यूज के, बिना किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के अपने प्लेजर के लिए ड्रग्स लेता है, जिससे उस पर्सन की फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल स्टेट जो थी वो बदल जाती है, ऑल्टर हो जाती है, एबनॉर्मल हो जाती है, इंपेयरमेंट उसमें आता है। तो उस केस को बोलते हैं ड्रग अब्यूज। तो सीधा मतलब ड्रग अब्यूज क्या था कि जब कोई पर्सन किसी ड्रग का यूज करता है, कब, नॉन मेडिकल यूज करे, बिना डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के यूज करे, खुद के प्लेजर के लिए यूज करे, तो उस कंडीशन को बोलते हैं ड्रग अब्यूज। और आपको बता दूं कि हमारे यहां जनरली ये जो ड्रग्स थी लाइक ओपियोइड्स हुए, कैनाबिनोइड्स हुए एंड अपने पास कोका एल्किलॉइड्स हुए, जनरली इनको अब्यूज किया जाता है, सवाल था सर आपने बोला कि ये ड्रग्स वो थी जिनको अब्यूज किया जाता है, दैट इज ओपियोइड्स, कैनाबिनोइड्स एंड कोका एल्किलॉइड्स। एग्जैक्टली में ड्रग्स मिलती कहां से? बेटा याद रखना कि मोस्टली ड्रग जो है वो फ्लोरिंग प्लांट से मिलती है, लेकिन कुछ एक ड्रग्स ऐसी भी है जो फंजाई से मिलती है, जैसे एलएसडी जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट हेलुसिनोजेनिक ड्रग है जो किससे मिलती है, फंजाई से मिलती है। बाकी मोस्टली ड्रग्स किससे मिलती है, फ्लोरिंग प्लांट से मिलती है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओपियोइड्स के बारे में। बेटा ओपियोइड्स ड्रग जो है ये डिप्रेसेंट है,
डिप्रेसेंट क्या होते हैं? डिप्रेसेंट्स वो होते हैं जो बॉडी के ऑर्गन्स की एक्टिविटी को क्या कर दे? सप्रेस कर दे, उसे घटा दे। ये एनाल्जेसिक होती है, दैट इज पेन किलर होती है। कैसी होती है? पेन किलर। एंड तीसरी ये सेडेटिव होती है, ये एग्जैक्टली में हमें कामनेस फील कराने का काम करती है या रिलैक्स फील कराने का काम करती है। ओपियोइड्स के रिसेप्टर दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं। कहां पे प्रेजेंट होते हैं बेटा? दो जगह पे प्रेजेंट होते हैं, या तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, एंड दूसरा हमारे जीआईटी दैट इज गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या मैं कहूं एलिमेंट्री कैनाल में प्रेजेंट होते हैं। बेटा ओपियोइड्स को दो तरीके से जाता है, या तो सूंघ के दैट इज स्नॉर्टिंग के थ्रू, या फिर इंजेक्शन के थ्रू, ड्रग्स लेते हैं इंजेक्शन के थ्रू। ये दो तरीके से लिया जा सकता है। अब पूछे कि बताओ ओपियोइड्स के एग्जांपल, कई सारे एग्जांपल, लाइक मोर्फिन हुआ, कोडीन हुआ, हेरोइन हुआ, ये कई सारे एग्जांपल है किसके? ओपियोइड्स के। मैं आपको बता दूं कि मोर्फिन है वो तो एक नेचुरल ओपिएड है, नेचुरल ओपिएट है क्या मोर्फिन, जबकि हेरोइन जो है ये सेमी सिंथेटिक है। ये क्या है? सेमी सिंथेटिक। क्यों बेटा? मोर्फिन के एसिटाइलेशन से बनाया जाता है। कौन? हेरोइन। हेरोइन किसके एसिटाइलेशन से? मोर्फिन के एसिटाइलेशन से। और वो एसिटाइलेशन भी कितने बार किया गया? 2 बार किया गया। इसलिए हेरोइन का केमिकल नाम है डाई एसिटाइल मोर्फिन। इसका नाम क्या है? डाई एसिटाइल मोर्फिन। बोलो हाँ कि ना? और इस हेरोइन को ही जनरली हम बोल देते हैं वो स्मैक और ब्राउन शुगर बोल देते हैं। जब भी पूछे बताओ हेरोइन कैसा दिखाई देता है, हमने बोला हेरोइन व्हाइट कलर का है, ओडरलेस है, टेस्ट में बीटर है, एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। वो कौन है? हेरोइन। जबकि पूछे कि मोर्फिन, हमने बोला मोर्फिन एक स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है, दैट इज पेन किलर है। मतलब पोस्ट सर्जरी या सर्जरी के टाइम पे जो पेन किलर दिया जाता है उसमें क्या होता है बेटा? मोर्फिन होता है। और इसे कहां से लिया जाता है? इसे पेपेवर सोमनीफेरम दैट इज पोपी प्लांट के लेटेक्स से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पेपेवर सोमनीफेरम दैट इज पोपी प्लांट के लेटेक्स से निकाला जाता है। किसको? मोर्फिन को। किसको? मोर्फिन को। अगली ड्रग देखना, अगली ड्रग है मेरे पास कैनाबिनोइड्स। बच्चे कैनाबिनोइड्स जो होते हैं ये हेलुसिनोजेनिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? हेलुसिनोजेनिक नेचर के होते हैं, मतलब हेलुसिनेशन करते हैं। हेलुसिनेशन का मतलब एग्जैक्टली में ये हमारी मेंटल स्टेट को ऑल्टर कर देते हैं, मेंटल स्टेट को बदल देते हैं, मतलब हमारे सामने एक इमेजिनरी दुनिया बना देते हैं। अरे हाँ कि ना? जिससे हमारा सोचना समझने का तरीका सब कुछ बदल जाता है। ये कौन करते हैं? कैनाबिनोइड्स। बेटा कैनाबिनोइड्स के रिसेप्टर जो प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ब्रेन में। सवाल था सर कैनाबिनोइड्स जो हैं वो किससे मिलते हैं? बेटा कैनाबिनोइड्स हमें हेम्प प्लांट जिसको बोलते हैं कैनाबिस सटाइवा, उस कैनाबिस सटाइवा की लीव से, रेजिन से, इनफ्लोरोसेंस से हमें मिलते हैं। कौन से? कैनाबिस सटाइवा। और ये हेम्प प्लांट क्या है? भांग का पेड़। भांग का पेड़, उसकी लीव से, उसके रेजिन से, उसके इनफ्लोरेसेंस से क्या मिलते हैं हमें? कैनाबिनोइड्स मिलते हैं। अब हमने बोला अगर हम फ्लावर टॉप, लीव्स एंड रेजिन को अलग अलग कॉम्बिनेशन में मिक्स करेंगे तो हमें अलग अलग टाइप के कैनाबिनोइड्स मिलेंगे, जो जिनके नाम कुछ ऐसे: मैरिजुआना, हासिस, चरस, गांजा, भांग। तो ये सारे के सारे कैनाबिनोइड्स है जो कि अपने बोला फ्लावर टॉप, लीव्स, रेजिन जो था उनको अलग अलग अमाउंट में मिलाने से तैयार किए गए। तो मैंने बोला इन सब की जो हेलुसिनोजेनिक इफिशियंसी होती है वो भी क्या होती है? अलग अलग। सवाल था सर आप बताइए कैनाबिनोइड्स को लिया कैसे जाता है? इसको भी लेने के दो तरीके हैं। पहला इनहेलेशन एंड दूसरा तरीका था वो था ओरल इंजेक्शन। अरे यार सीधी सी बात याद करो, जो अपने पास चरस चुरस गांजा वगैरह वाले लोग होते हैं वो सिगरेट वगैरह के अंदर भर के और देन उसे क्या करते हैं? इनहेल करते हैं। और याद करो यार होलिया में उड़े रे गुलाल, उसके टाइम जो ठंडाई वगैरह पीते हो उसमें भांग मिला के पीते हो, दैट इज ओरल इंजेक्शन करते हो। बोलो हाँ कि ना? ये लेने का तरीका है किसका? कैनाबिनोइड्स का। अब ये कैनाबिनोइड जो है ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और मैं कहूं हमारे हार्ट के लिए बहुत हानिकारक है। बापू सेहत के लिए ये तो हानिकारक है। किसके लिए? हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए। अरे हाँ कि ना? और हमारे बहुत सारे खिलाड़ी जो थे, बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो थे वो इसका मिस यूज करते हैं, इसे अब्यूज करते हैं। किसको? कैनाबिनोइड्स को। ये बिल्कुल एनसीईआरटी माता की लाइन है। चले भैया अब आपको बता दूं कि अपने पास इस कैनाबिनोइड्स के अलावा अगर हम बात करके चले एट्रोपा बेलाडोना के बारे में, धतूरा के बारे में, तो धतूरा एंड एट्रोपा बेलाडोना जो है ये भी हेलुसिनोजेनिक नेचर शो करते हैं। ये भी हेलुसिनोजेनिक नेचर शो करते हैं। अगला देखिए, अगला मेरे पास है कोका एल्किलॉइड जिनको बोलते हैं कोकीन।
बेटा कोकीन एग्जैक्टली में स्टिमुलेंट ड्रग है। कैसे ड्रग है बेटा? स्टिमुलेंट। मतलब ये क्या काम करती है? ये अपने पास हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है। तो मैंने बोला एक्टिविटी ऑफ सीएनएस, उसको क्या करता है? ये स्टिमुलेट करने का काम करता है। कौन? स्टिमुलेंट ड्रग। चलो मैं आगे, जिसमें अपने पास क्या था? कोका एल्किलॉइड, या जिनको बोलते हैं कोकीन। बेटा इनको अपन कॉमनली कोक या क्रैक भी बोल देते हैं। कोकीन को जनरली क्या बोल देते हैं? कोक और क्रैक भी बोल देते हैं। इसको प्राप्त किससे किया गया? एनसीईआरटी लिखती है इन्हें कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका से लिया गया। और ये कोका प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका ये नेटिव प्लांट है। कहां का? साउथ अमेरिका का। ये साउथ अमेरिका का नेटिव प्लांट है। अरे हाँ कि ना। अब बड़ी प्यारी बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन है कि ये कोकीन जो है, ये कोकीन ये हमारे पास एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका नाम है डोपामीन। क्या नाम है? डोपामीन। ये एग्जैक्टली में डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर करता है। तो जब भी पूछे बताओ डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर के ट्रांसपोर्ट में इंटरफेयर कौन करता है? आप कहोगे कोकीन, दैट इज स्टिमुलेटिंग ड्रग है ये करती है। बोलो हाँ कि ना। सवाल था सर इन कोकीन को लिया कैसे जाता है? बेटा जनरली इन्हें स्नॉर्टिंग के थ्रू लिया जाता है, ऐसे सूंघ के और फिर लिया जाता है। चले बच्चे, हमने पहले बोला ये कैसी ड्रग है? स्टिमुलेंट ड्रग है। और ये हमारे किसके एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को स्टिमुलेट करती है। और इसी की वजह से सेंस ऑफ यूफोरिया आती है। तो जब भी पूछे बताओ सेंस ऑफ यूफोरिया के लिए कौन सी ड्रग रेस्पॉन्सिबल है, आप कहोगे कोकीन। कोकीन। सेंस ऑफ यूफोरिया का मतलब ये वो सेंस थी जिसमें किसी पर्सन को प्लेजर फील हो रहा था, फीलिंग ऑफ वेलनेस फील हो रहा था, या एक्सिस प्लेजर फील हो रहा था, उसको बोलते हैं यूफोरिया वाली कंडीशन। अरे हाँ कि ना। तो ये प्लेजर फील कराती है एंड स्टिमुलेटिंग है, इसलिए एनर्जी, बॉडी के एनर्जी लेवल को भी बढ़ाने का काम करती है। बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर ध्यान रखना स्टिमुलेट का किसी ने एक्सिस डोज लिया तो स्टिमुलेंट का एक्सिस डोज जो था या कोकीन का एक्सिस डोज जो था वो भी हैलुसिनेशन कर सकता है। चले भैया, तो यहां पे जाके इस चैप्टर के मेनली मोटे मोटे इंपॉर्टेंट कंसेप्चुअल पोर्शन जो था उसको अपन ने कवर कर लिया। एडोलेसेंस वाली जो प्रॉब्लम्स वगैरह थी वो कोई बहुत इंपॉर्टेंट तो बात थी नहीं, वो तो लर्निंग बेस एक सिंपल सी बात थी जिसका कोई बहुत भारी लॉजिक नहीं था। बाकी इस चैप्टर के ईच एंड एवरी कंसेप्चुअल पोर्शन को हमने डिस्कस कर लिया है। तो आप बड़ी ईमानदारी से एनसीईआरटी को पढ़िएगा। हाँ कि ना। अगले बार फिर मैं आपको मिलूंगा एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच।